वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्वप्निल पाटनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस सब्जेक्ट को जिसका नाम है, टेल मी द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट। चलो यहां से चालू करते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट? क्या नाम है इसका? अरे बोलो जल्दी से। चलो कमान, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ऐसा नाम आपने कभी देखा नहीं होगा। कई लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता। वैसे इसका ISCA 4 शब्दों का मिलन बोलेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। चलो इसके नाम पे 2 मिनट चर्चा करते हैं। आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। आप मुझे बताओ इसका नाम ऐसा क्यों है? वैसे ये नाम जो है वो एक नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट वर्ड्स। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, 2 कंट्रोल, 3 ऑडिट। These are the 3 different words of the subject। इसका आप बताएंगे क्या कनेक्शन लगता है इसके बीच में? क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? वैसे सब्जेक्ट चालू होने से पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ना ही है। कितने चैप्टर से वो भी मालूम है आपको? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूं, 5, 8, 12। आपने कुछ बोला ही नहीं सर। हाउ वुड आई नो? आपको क्या लगता है? 8 चैप्टर्स, हाँ 8 सब्जेक्ट्स भी है और 8 बहुत आगे जाओगे आप। देखो भाई, जिस तरह से हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स है, वैसे इस सब्जेक्ट में भी 8 चैप्टर्स है। फिर अब सवाल उठता है कि सर हर चैप्टर का वेटेज एक जैसा है या फिर कम ज्यादा कुछ किया गया है? यही वो सारे 8 चैप्टर्स है जो आने वाले 30 से 35 दिन में हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये वही है 8 चैप्टर्स। ओके, आपके सामने फिर सवाल उठता है इनका वेटेज सेम होगा या फिर कम ज्यादा हो सकता है? डिपेंड्स ऑन ICI। देयर इज नो प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट ऑफ इसका। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कभी किसी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर को बहुत वेटेज मिलता है, कभी वो कम मिलता है, राइट? समटाइम्स चैप्टर नंबर 8 इज आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स, समटाइम्स इट आस्क्ड ओनली फॉर 15 मार्क्स, समटाइम्स 10 मार्क्स। पर वैसे अंदाजा अगर मैं बात करता हूं तो पेपर आता है पूरा 120 मार्क्स का। सर 120 मार्क्स का सॉल्व सिर्फ 100 मार्क का ही करना होगा। एक क्वेश्चन आपको, वैसे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी पहले समझ लेते हैं। ओके, यहां से शुरुआत करता हूं मैं। अब बताना क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका होता है कंपलसरी क्वेश्चन, जिसको एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसपे 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपलसरी केस स्टडी बेस्ड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3, 4, 5, 6 और 7, ये क्वेश्चंस कितने हो गए भाई? पूरे मिला के 6 और मल्टीप्लाइड बाय 16। अब कितना हो गया टोटल स्कोर? 96। इसमें से एक ऑप्शन में दिया जाएगा जो बन जाएगा आपका स्कोर 80। फिर आप ये तो कितना हो रहा है? ये 96 और 20। फिर आपने कहा सर ये तो 120 मार्क का, ये तो 116 हो रहा है। पर होता क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है, जो 4-4 मार्क्स की 5 शॉर्ट नोट्स होती है, जिसमें से एग्जामिनेशन में सॉल्व करना होती है सिर्फ 4। तो वैसे विद ऑप्शन ये क्वेश्चन पेपर बनता है 120 मार्क्स का, जिसमें से सॉल्व करना है केवल 100 मार्क के लिए। फिर सवाल उठता है सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? 16 मार्क का डिवीजन ऐसे होता है 6, 6, 4। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में जो होगा उसका वेटेज 4 मार्क्स से कम एग्जामिनेशन में नहीं होगा। 2-2 मार्क के, 1-1 मार्क के जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूछे जाते थे, वो अब यहां पे सिलसिला खत्म होगा। मिनिमम क्वेश्चन होगा 4 मार्क के लिए। पहले क्वेश्चन में 5-5 मार्क, दूसरे से लेके 6 नंबर में 6, 6, 4 और आखिरी वाला जो होता है वो 4 मार्क के लिए 4 शॉर्ट नोट्स होती है। तो वैसे अगर मान लीजिए पेपर अगर 120 मार्क का है और मेरे पास में अगर 8 चैप्टर्स है, तो ये हर चैप्टर अंदाजन 15 मार्क के लिए तो होना ही चाहिए। और वैसे ही होता है, कभी कोई चैप्टर 12 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए, 18 के लिए, 20 के लिए ऐसे पूछे जाते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आज बैच का पहला दिन है और पहले दिन जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जो आखिरी दिन में पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ईच एंड एवरी चैप्टर विल हैव व्हाट? इक्वल वेटेज। तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है और जो आखिरी में पढ़ाऊंगा आखिरी दिन भी
वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि डे फर्स्ट। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? बिकॉज अक्सर मैं देखता हूं कि आखिरी दिनों में बच्चों की इंसानियत में खोट आ जाती है। भाई और बहना, आपको डे फर्स्ट के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आखिरी दिन भी जो पढ़ाऊंगा, इसीलिए आखिरी दिन तक आप मेरे सामने रहना। ओके, राइट? और वैसे भी इसका सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्लासेस के कंपैरिजन जो करेंगे अकाउंट से और एसएफएम से, डीटी आईडीटी से कंपैरिजन में क्लासेस बहुत कम होती है ना बच्चों? चलो बताओ, अकाउंट्स में कितनी क्लासेस होती है जनरली आजकल? 100, 120 तक भी पहुंच जाती है। एसएफएम ये क्या है? डीटी में कितनी होती है? 80, और आईडीटी 100 तक भी जा सकती है। और सबका वेटेज कितना है? 100 मार्क्स। इनके भी लेक्चर 3-3 घंटे के ही होते हैं। सवाल उठता है, इसका जैसा सब्जेक्ट भी क्या 100 मार्क के लिए है? हां जी, और उसके नंबर ऑफ क्लासेस सिर्फ 35 है। अब बताओ, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, बताओ कहां पे फायदा ज्यादा है? इसका सब्जेक्ट में 1/3 पोर्शन है। इफ यू कंपेयर विथ अकाउंट्स, इफ यू कंपेयर विथ डीटी एडिटीज के नंबर ऑफ क्लासेस कम है, और उसमें भी अगर आप एब्सेंट रह रहे हो तो ये आपका बहुत बड़ा, मतलब इसका में एक दिन अगर एब्सेंट रहे तो मतलब अकाउंट्स के 5 दिन एब्सेंट हुआ। समझ में आ रहा है? इसके लिए इसका में एक भी दिन एब्सेंट रहना नहीं चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट ही छोटा है। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा तो हर एक दिन जो पढ़ा रहा हूं तो 3 से 4 दिन में तो एक चैप्टर खत्म होता है। तो अब 2-3 दिन है तो उसमें तो एक चैप्टर खत्म हो गया। अगर 35 दिन की क्लास है, 8 चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा तो ऑन एन एवरेज 3-4 दिन में एक चैप्टर खत्म होते रहेगा। द एंटायर बैच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने इस बैच का फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैंने बैच को 2 हिस्सों में बांटा है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ये ऐसा आईसीआई ने नहीं दिया, ये मेरा अपना डिफाइंड फॉर्मेट है। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। इनमें मैं 4 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो तकरीबन 18 दिन चलेंगे। फिर जब मैं मॉड्यूल 2 पढ़ाऊंगा तब मैं मॉड्यूल 1 का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ मॉड्यूल 2 के ऐसे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जिसका कोई संबंध मॉड्यूल 1 से नहीं है। तो वो 4 चैप्टर्स होंगे। फिर उसके दिन भी, उसके लिए भी 17, 18, 20 दिन तक कुछ लगते हैं, और इस सिलेबस वहां पे खत्म होता है। राइट? तो आईसीआई के हिसाब से 8 चैप्टर्स है, मेरे हिसाब से मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 के 2 चैप्टर्स है। ये सारी बातें आज बताना जरूरी है बिकॉज आज क्लास का पहला दिन है। ओके, चलो मैं बात करूं अब सब्जेक्ट के बारे में। बोलो बच्चों, क्या नाम लिखा है इसका? इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलो बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? नाम को देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को देने वाला सिस्टम। ऐसा ही एक चैप्टर हुआ करता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कितने लोग आईपीसीसी पास हुए हैं यहां पे? बुरा मत मानिए, बताओ आईपीसीसी पास हुए? उसमें चैप्टर 4 का नाम मालूम है? सर अब कुछ बीते हमें क्यों याद दिला रहे हो? चैप्टर 4, जो लोग, कुछ लोग अभी हाल ही में आईपीसीसी पास हुए, जरा बताएंगे क्या नाम था इसका? फ्लो चार्ट। बहुत आगे जाओगे आप। चैप्टर 4 का नाम था इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हमने टीपीएस, एमआईएस, कुछ ऐसे याद है, एक्सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस का जिक्र किया था। वो सारी चीजें जिस चैप्टर में पढ़ी थी वही चैप्टर का नाम फिर से दोबारा इस सब्जेक्ट का भी नाम बन रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले सिस्टम, मतलब एनी सॉफ्टवेयर, जरा शब्दों को तोड़ेंगे, एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, थोड़ा सा और जाएंगे, एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स, कम ऑन एवरीबॉडी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। पर सवाल उठता है, इंफॉर्मेशन किसको दी जा रही है? बोलो जल्दी से। आपको लगता है जो इसका सब्जेक्ट जो डेवलप किया है, इट इज डेवलप फ्रॉम द आम जनता पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब वी हैव टू टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, और जो मैनेजमेंट, मतलब हम लोग को एज अ बिजनेस सोचना होगा, क्या एक बिजनेस में सचमुच एक मैनेजर को बिजनेस करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती होगी? आपने जितने भी लोगों ने आर्टिकलशिप की है वो लोग बात नहीं करेंगे जो डमी है, बाकी सारे लोग बोलेंगे क्या कोई भी जगह पे आप ऑडिट करने गए थे, वहां पे क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई सॉफ्टवेयर था? बेटा आपने आर्टिकलशिप की है, क्या नाम है आपका? विशाल। आपने आर्टिकलशिप की थी,
कोई क्लाइंट आपको याद है जिसमें आप अक्सर जाया करते थे? कौन था वहां पे? कौन सा सॉफ्टवेयर था वहां पे? एसएपी था। क्या आपको लगता है एसएपी नाम का सॉफ्टवेयर कोई इंफॉर्मेशन देता है? हाँ। किसी ने और काम किया एसएपी पर? आपने काम किया, आपने काम किया, आपने काम किया। क्या इंफॉर्मेशन देता है वो? Sir, it provides the information of finance, marketing, HR, production, inventory, R&D, whatever department you talk about, it provides the information of all the departments. अब सवाल ये उठता है, ये information किसको दी जाती है? Auditors. Only auditors. What is the meaning of user? सर वो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं तो उनके बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, जैसे कि वहां के एम्प्लॉय यूज करते हैं, वहां के हायर लेवल के मैनेजर्स यूज करते हैं, वहां के टॉप लेवल्स के लोग यूज करते हैं। इसका मतलब एसएपी इज द सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स, कम ऑन एवरीबॉडी, व्हिच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर इंक्लूड्स ऑल द मैनेजर्स, टू द मैनेजर्स। क्यों? क्यों मतलब क्या? अगर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आई एम नॉट गेटिंग इंफॉर्मेशन? टेल मी। चलो सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एसपी क्लासेस का मैं ओनर हूं। डू यू थिंक आई नीड एन इंफॉर्मेशन? क्यों? आज मुझे सर्विस टैक्स का पेमेंट करना होगा भाई और बहना, सर्विस टैक्स का पेमेंट करना होगा तो आई शुड अंडरस्टैंड कितना एडमिशन हुआ है, कितने पैसा मैंने, बोलो ना, स्टूडेंट से कलेक्ट किया हुआ है। Unless and until I'm having such kind of information, tell me, will I be able to make the payment of service tax? मतलब जब तक मुझे कोई सॉफ्टवेयर ये ना समझा दे कि कितने एडमिशन हुए हैं और कितना पैसा आया हुआ है, क्या मैं सर्विस टैक्स पे कर पाऊंगा? यस और नो? हाँ या ना? जवाब दीजिए साहब, अरे बोलो। तो मैं आपके सामने ऐसे ही सॉफ्टवेयर को प्रस्तुत करूंगा। ए चिंटू, यहीं पे रुकना। मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर को प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से देखिए, ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। आपके सामने ये वो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं। सर ये काय का सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर किस चीज का है? सर ये क्या चीज है? दोस्तों, ये वो स्वप्निल पाटनी क्लासेस का सॉफ्टवेयर है जो स्वप्निल पाटनी जो इस धंधे का मैनेजर है, उसको जिस भी सेंटर के बारे में भारत में जो भी चल रहा हो उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसको सारी इंफॉर्मेशन इसी सॉफ्टवेयर से मिल जाती है। मतलब उनको देखना अगर है कि भारत, अभी ये जो आज का ही एडमिशन, अब देखो मैं आपको डेट दिखाता हूं। आज की तारीख क्या है भाई? आज की तारीख 10 मई है। ये 10 मई का ही डेटा है आपके सामने। और ये सिस्टम मेरे सारे एडमिशन आजकल ऑनलाइन ही होते हैं, पूरा भारत ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है। तो ये सारे जो एडमिशंस है इनका डेटा, इफ आई वांट टू नो अबाउट ऑल द एडमिशन, आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एडमिशन ऑफ ऑल द 130 सेंटर्स ऑफ माइन, आई गेट ओनली फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर। तो बताओ ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए क्या हो गया? एक इंफॉर्मेशन देने वाला सॉफ्टवेयर। मैं कौन? मैनेजर। इसका मतलब ये क्या बन गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर ये सॉफ्टवेयर को क्या बोलता है? ये तो सिर्फ आज के एडमिशन दिखा रहा है इस वक्त। जब मैं इसके एमआईएस रिपोर्ट में जाऊंगा ये तो मुझे सब्जेक्ट वाइज भी एडमिशन दिखाएगा। ये मुझे आईटी वाइज, देखो ना इसमें सारे सब्जेक्ट के एडमिशन। कौन सा सब्जेक्ट है भाई? इसका लॉ कॉम्बो, आईटीएसएम कॉम्बो, फाइनल लॉ, इसका फाइनल लॉ, फाइनल लॉ, फाइनल लॉ, फाइनल लॉ, फाइनल ऑडिट। ये सारे एडमिशन जो जिन जिन जगह पर हो रहे, उनके फीस, उनके टाइम, एवरीथिंग, वॉट एवर आई वांट टू नो अबाउट ऑल द, ये सारी चीजें मैं डिटेल में दिखाऊंगा। पर इस समय मैं सब्जेक्ट के नाम के ऊपर सिर्फ बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है ऐसे सॉफ्टवेयर की मुझे जरूरत है? क्या होता अगर ऐसा सॉफ्टवेयर ना होता? How would I have received the information of my admissions, my service tax payment? I would not have been able to take any kind of decision. For example, मुझे डिसाइड करना है कि अब मुझे कितने बुक्स प्रिंट करना है। कितने बुक्स प्रिंट करना है हवा में? जब तक मेरे पास में पिछले कई महीनों के या कहीं अटेम्प्ट्स का डेटा नहीं होगा, क्या मुझे यह डिसाइड करते हैं कि आने वाले 6 महीने में मुझे कितने बुक्स की जरूरत होती है? सर ये क्यों डिसाइड करना होता? अब मुझे बताओ, आपने एडमिशन लिया, मैं अब बुक प्रिंट करवाऊंगा तो आपकी बैच खत्म होने के बाद मिलेंगे। मेरे पास क्या, इफ आई वांट टू मेक एनी प्लानिंग और इफ आई वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, आई शुड हैव व्हाट? कम ऑन,
मेरे पास में इंफॉर्मेशन चाहिए, और जब तक इंफॉर्मेशन ना हो, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, चाहे सर्विस टैक्स का डिसीजन हो, चाहे वो इनकम टैक्स को पे करने का डिसीजन हो, मैं तभी ले पाऊंगा, बोलो, जब मेरे पास में इंफॉर्मेशन होती है। तो स्वप्निल पार्टनर ऐसे वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, तो व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिट ऑफ बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स, तो आपको लगता नहीं वहां पे सॉफ्टवेयर का होना बेहद जरूरी है। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते हम जिन कंपनियों का ऑडिट करने जाएंगे, हमें यह तो पता होना चाहिए ऑडिट कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हैं और उसका नाम क्या होता है। उन सारे तमाम सॉफ्टवेयर जो आज तक आपने यूज किए हैं, जो अपने क्लाइंट्स में देखे, नॉट ओनली एसएपी, कम ऑन एवरीबॉडी, वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपके क्लाइंट्स यूज करते हैं, कम ऑन बोलो ना, उन सबका नाम पुट टुगेदर। ये एसएपी का बास्केट नहीं है। एसएपी हो, चाहे मेरा सॉफ्टवेयर हो, और भी कोई सॉफ्टवेयर देखे आपने, बान देखा होगा, और बैंक्स में काफी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कभी फिनाकल का नाम सुना होगा, फिनाकल सुना है, कहीं काफी बैंक यूज करती है। तो इन सारे सॉफ्टवेयर से क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। तो इसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और हमारे सिलेबस के 8 में से 3 चैप्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बेस्ड है। आपको समझ आ रहा है? अब जब तक मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम इस वर्ड को बताऊंगा ही नहीं, तो आपको ये पूछेंगे भाई इसका नाम इसका क्यों है? बिकॉज आउट ऑफ दिस 8 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स आर मेंट एंड टॉकिंग एंड व्हाट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिर वो कैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनमें टाइप्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम लोग जानेंगे उन चैप्टर्स में। आर यू देयर? कम ऑन। चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, टैली इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? जवाब दीजिए मुझे भाई और बहनों, मेरा आपसे सवाल है, क्या टैली इंफॉर्मेशन सिस्टम है? हाँ, टैली थोड़े ना कोई इंफॉर्मेशन देता है, कुछ भी बोलते हो आप। आपको लगता है टैली इंफॉर्मेशन सिस्टम है? टैली वो अपना टैली, हाँ, टैली थोड़ी ना इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैली तो सॉफ्टवेयर है। क्या आपको लगता है बेटा, आपको लगता है टैली सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन देता है? कौन सी? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, पर कुछ काम की थोड़ी ना होती है, हाँ, छपरी इंफॉर्मेशन है। चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, जितने भी यहां पे मान्यवर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए जो होने वाले हैं, आप जवाब देंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के कारण जो इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या उससे हम लोग कोई डिसीजन ले पाएंगे? टेल मी एनी 5 डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस व्हिच कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैली। जवाब देंगे कोई ऐसी इन जनरल? कितना लोन लेना है बैंक से, ये तो मुझे तब समझेगा जब मेरे हाथों में बैलेंस शीट होंगी, हाँ या ना? चलो एक सवाल है, एक जवाब दिया, डिसीजन। कौन सा डिसीजन? लोन वाला। और दूसरा डिसीजन, मुझे टैक्स पेमेंट करना तो P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए। दूसरा डिसीजन है टैक्स। और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले चेक करना पड़ेगा बैंक में कितना पैसा है, कैश इन हैंड कितना है, और बाकी लिक्विड और जो भी आप एसेट्स बोलते हो उनमें कितना पैसा है। मतलब इन्वेस्टमेंट का भी मैं तभी कर सकता हूं। और मुझे बताएंगे आप? बस इतने 3 डिसीजन ले सकते हैं जी। कौन सा? रेशियो नहीं, मुझे डिसीजन चाहिए। परचेस करना है बेटा, परचेस के लिए क्या मालूम होना चाहिए? और क्या स्टॉक की जानकारी हमें टैली से मिलती है? जी हां। और कोई जवाब देंगे? हेजिंग के बारे में। ओके, हेजिंग के बारे में जो डिसीजन लेना, वही बोल रहे जो एसएफए में जो पढ़ते हैं, हेजिंग वाली बात कर रहे हो? हाँ चलेगा, वो भी हेजिंग टाइप का। और कुछ बताएंगे? सेल्स टारगेट, या फिर कितना सेल्स हमें अगले महीने में एक्सपेक्ट करना है, या कितना सेल्स पर्सन को बोलना है। अब सोचिए, मुझे भी अगर कितने एडमिशन एक्सपेक्ट करना चाहिए, या मेरे फ्रेंचाइजी को टारगेट देना चाहिए, ये तो मैं तभी टारगेट दे सकता हूं जब अभी तक का सब डेटा मेरे पास में अवेलेबल होगा। तो ऐसे अनगिनत डिसीजंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का मर्जर हो रहा है, बट मर्जर कैन नॉट हैपन विदाउट सीइंग द बैलेंस शीट। कम ऑन, मर्जर के लिए तो सबसे पहले उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट की जानकारी वहां पे एक्सपर्ट को होना जरूरी है, तब जाके एक्सचेंज रेशियो डिसाइड होगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब है, कम ऑन एवरीबॉडी, टैली जैसा सॉफ्टवेयर आपको क्या दे रहा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसको? जो इंसान फाइनेंस में डील करता है, फाइनेंस मैनेजर, ताकि फाइनेंस मैनेजर क्या ले सके? दैट्स ऑल। तो आपको इन पूरे सब्जेक्ट का पहले 2 शब्द आपको समझे, जिसका नाम है फाइनेंस क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम। पर एक सवाल पूछता हूं मैं,
आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा हुई है कम हुई है जितना आपने देखा है? क्या आजकल मैनुअल काम ज्यादा चल रहा है या ऑटोमेटेड काम चल रहा है? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप स्टूडेंट हो, आपका बिजनेस अभी तक चालू नहीं हुआ, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट योर सीए फर्म वेयर यू यूज्ड टू वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द क्लाइंट्स वेयर यू यूज्ड टू गो। उन क्लाइंट्स के बिजनेस को देखो, कैन यू इमेजिन देयर बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर? कैन यू इवन इमेजिन ऑडिट विदाउट देयर सॉफ्टवेयर? आई मीन कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस। ये कोई पानीपुरी का बिजनेस नहीं है, आया कितना गया कितना। यू आर रनिंग अ बिग बिजनेस, कम ऑन, यू आर मैनेजिंग मल्टीनेशनल कंपनीज यार। तो अगर मान लीजिए वो बाबा पतंजलि की बात कर लूं मैं, जिसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है इस साल में, अब सवाल उठता है क्या बाबा भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते होंगे? अगर नहीं करते तो बाबा आज पतंजलि को नहीं चलाते। चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे कोई बिजनेस करने वाला हो, बिजनेस करना है, धंधा करना है, यू नीड एन इंफॉर्मेशन एंड यू नीड व्हाट? सॉफ्टवेयर। चलो बताओ, कैन आई इमेजिन माई बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर? नो। अरे बताओ कि इस बिजनेस के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी ज्यादा है कि कम? मेरे एडमिशंस कहां से होते हैं? इस जगह से। एक सिर्फ एडमिशन बोल रहा हूं। नंबर 2, मेरी किताबें बिकती कहां से? इस सॉफ्टवेयर से। मेरे किताब, अब देखिए सिर्फ किताब बिकना मेरा काम नहीं है, अब बिकने के बाद में मुझे सेल भी करना है, आई मीन डिलीवरी करना है। डिलीवरी सिंपल सी बात है। पीपल हैज व्हाट? पीपल परचेस बुक्स ऑनलाइन। अब मेरे वेबसाइट पे पीपल कैन बाय ऑनलाइन माय बुक्स, माय डीवीडीज, माय डेटा कैन बी परचेस्ड ऑनलाइन। मेरा, अर्शद का, अंकिता का, सर का, सबके बुक्स अगर परचेस करते, मेरे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते हैं। दे कैन डिस्पैच, दे कैन डिलीवर goods on time only if they get timely information, if they get accurate information. But from where do I get the information? मेरे पास कोई वही किताबें नहीं। what I'm having, what, come on, my people are using what? Such kind of software, come on, check it out. ये है सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा मुझे ये समझता है, मुझे ये समझता है, मुझे ये समझता है। बोलो क्या समझता है? आज की तारीख है, देखना है आज की होगी। अभी इस इंसान ने कॉर्पोरेट लॉ का 600 रुपए का किताब खरीदा है, इसने आईपीसीसी की किताबें खरीदी हुई है, इसने कोई तो एक छोटा सा 300 रुपए कुछ खरीदा, यहां पे कुछ तो एक 9,900 कुछ तो खरीदा है। ये अब बताओ, ये मेरा जब डिलीवरी डिपार्टमेंट जब डिस्पैच करेगा, ही वुड बी एबल टू डिस्पैच, बोलो आगे, ओनली इफ दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। सोचिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिस दिन ये सॉफ्टवेयर कभी कभी होता सर्वर के मेंटेनेंस के लिए कभी बंद हो गया तो माई एम्प्लॉय बिकम्स व्हाट? जॉबलेस। वो बोलेंगे क्या काम करेंगे? बिकॉज अगर एडमिशन करने के बाद में मुझे बुक्स भेजना है तो मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे किसी ने परचेस किया, मुझे बुक्स भेजना है, उसको डिस्पैच करना है, तो मेरा लॉजिस्टिक इस सॉफ्टवेयर के ऊपर है, मेरा ऑपरेशन इस सॉफ्टवेयर पे है, मेरा फाइनेंस इसके ऊपर है। सोचिए मेरे फ्रेंचाइजी फोकट में काम तो नहीं कर रहे होंगे, जितना भी मैं कमाता हूं 50% मेरे फ्रेंचाइजी को मिलता है। अब उसके 50% मैं क्या कैलकुलेट करता हूं क्या? एक भी आदमी मेरे पास में नहीं है जो ये काम करता हो। और जमाना बीत गया दोस्तों जब एक मुनीम बैठ के करता था, बता कितना धंधा हुआ और तेरा कमीशन कितना हुआ। दिस सॉफ्टवेयर डज, कम ऑन एवरीबॉडी, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं। यह सॉफ्टवेयर क्या करता है? अपने आप ही कैलकुलेशन करता। दिख रहा है क्या पे? फ्रेंचाइजी का शेयर, एसपीसी का शेयर, टोटल शेयर ऑफ एसपीसी। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अरे बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? यही तो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यहां पे का ये जो कैलकुलेशन है ना, वो भी अब मुझे ये देखना है कि अब हर महीने में हम अपने फ्रेंचाइजी का पैसा दे देते हैं, तो उस फ्रेंचाइजी को कितना पैसा देना है? मैं क्या बैठकर यही काम करूं? मैं पढ़ाऊं क्या ये करूं? अब मेरा भरोसा इंसानों पर नहीं है। आप समझ रहे होंगे कितना मैं आपको यकीनन दिलाता हूं, या मतलब वादा करके क्या बोलते, एहसास दिला के कह रहा हूं कि सच्ची मुच्ची मैं चेक ही नहीं करता हूं, वो सिर्फ मैं देखता हूं फ्रॉम और टू डालता हूं, उसके बाद में वो दिखाता है इन फ्रेंचाइजी को इतना पैसा देना है। मैं सिर्फ उतना वो एक्सेल शीट डाउनलोड करता हूं जो कि वो बैंक के फॉर्मेट में आता है, और मल्टीपल एक ही सबका मिला के एक चेक निकालता हूं और सबका बल्क में पेमेंट होता है। इतना मैं आसानी से काम कर रहा हूं, इतना बड़ा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अब इतने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है। सोचिए यहां पे इस सब्जेक्ट का दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जिसका नाम है कंट्रोल। जिस सॉफ्टवेयर के इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर मैं लाखों रुपए का पेमेंट सिर्फ यूं कर देता हूं, यह भी उसके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है। इसीलिए अगर यह कंट्रोल नहीं होता तो मैं, अरे
ये बोल रहा 4 लाख देना, तो मैं 4 लाख को एक बार भी चेक नहीं करता। अगर मैंने यही इंफॉर्मेशन कोई आदमी देता ना, तो मैं 10 बार चेक करता। पर सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय कौन? द सॉफ्टवेयर डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इवन वंस वो बोलता है मैं पेमेंट करता हूं। दिस इज हाउ इट इज सो फास्ट। एंड टेल मी कितना 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 कंट्रोल होना इस सॉफ्टवेयर पे जरूरी है? बताओ क्या कंट्रोल जरूरी है? बोल रहे नहीं यार? सर पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस ही किसी और को नहीं मिलना चाहिए। सोचिए, माय फ्रेंचाइजीज आर एबल टू मैनेज मैनिपुलेट डेटा, तो अपना शेयर तो लाखों में बढ़ा लेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दूसरी बात, आपको लगता नहीं ये सॉफ्टवेयर शुड बी वायरस फ्री? व्हाट विल हैपन इफ डेटा गेट्स करप्टेड? अरे मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं गई। आई हैव, अभी मान लीजिए कल से के डेटा उड़ गया और आप बोल रहे हैं कि ये फ्रेंचाइजी को कितना पैसा देना है, अब राम भरोसे वो जितना बोलेगा उतना देना पड़ेगा मुझे। मेरा कितना डिपेंडेंसी? वायरस फ्री, इसलिए मुझे एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। नंबर 2, मुझे इसके पासवर्ड लगाना पड़ेगे। और तीसरी चीज, सिंस द डेटा इज गेटिंग अपलोडेड ऑन द क्लाउड, ये जब डेटा ट्रैवल होएगा नेटवर्क से, इट हैज टू बी एनक्रिप्टेड सो दैट आई कैन सेव माई सिस्टम फ्रॉम द हैकर्स। आजकल क्या करते हैं हम, क्या हैकर्स इसको हैक करते और डेटा को इनक्रिप्ट करते उनके प्राइवेट की से, और फिर अपने को डेटा एक्सेस बोलता है, डेटा एक्सेस इज डिनाइड। और वो हैकर बोलता है 5 लाख रुपए देता तब तक तुझे एक्सेस नहीं दूंगा मैं। मतलब वो डेटा तुम्हारा है, तुमको दिखता है, पर वो लॉक लगा हुआ है, इट कैन नॉट ओपन। इट विल ओपन ओनली इफ ही प्रोवाइड्स द डिजायर्ड की। सोचो कैसा ब्लैकमेल। एक जमाने में ब्लैकमेल करने का तरीका अलग था, अब कैसा हवा में ब्लैकमेल कर रहा है। वो ईमेल डालता है कि तेरा डेटा तुझे देखना है ना, तो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर पहले, फिर मैं की भेजूंगा, की डालना, फिर डेटा खुलेगा, वरना डेटा इज गॉन। और जब डेटा नहीं खुलेगा तो मैं काम कैसे करूंगा? मेरा काम तो बंद हो गया। तो इसीलिए इनक्रिप्शन, इसीलिए एंटीवायरस, इसीलिए पासवर्ड्स, इसलिए इस टाइप का सिक्योरिटी कंट्रोल होना मेरे सॉफ्टवेयर पे बेहद जरूरी है। तो बताओ, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ में कंट्रोल जो शब्द है, उसके ऊपर भी हमारे सिलेबस के 3 चैप्टर निर्भर है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अब अपने खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेगा, तो उसको यह भी पता होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन सिस्टम खतरे से खाली नहीं। और उसको यह भी पता होना चाहिए जो डर है, उस डर के लिए कंट्रोल्स लगे। मतलब क्या होता, मान लीजिए कंट्रोल शब्द अगर नहीं दिया होता और आपको इंस्टीट्यूट सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा दी, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑसम, इट गिव्स यू वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स, क्वालिटी रिपोर्ट, 1 नंबर रिपोर्ट, और आपको कंट्रोल नहीं पढ़ाया, यू विल एडवाइज योर क्लाइंट्स टू इंप्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और 4 दिन में डेटा उड़ गया ना, आपको भी उड़ा देगा और आप बहुत ऊपर जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे क्लाइंट का एक हमारे ऊपर बाय नेचर एक ट्रस्ट होता है, और आप उसको बोले तो एसीपी लगा ले, तू ये कर ले, बहुत मजा आए, क्या रिपोर्ट निकाले, और बाद में 4 दिन के बाद में उसकी बजा दिया किस आपकी ले लेगा। सी, बिफोर यू एडवाइस, इवन यू शुड नो कि उसमें कोई थ्रेट्स है। चलो मैं आप सभी से पूछता हूं, आजकल आप भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करते होंगे, क्या क्या थ्रेट्स आपने देखे होंगे? वॉट ऑल थ्रेट्स यू हैव सीन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स? ऐसी जनरल पूछो, क्या क्या गलत हो सकता है? चलो एक बार लेट्स डिस्कस कि क्या गलत हो सकता है। अरे भाई, कंप्यूटर में क्या गलत हो सकता है? व्हाट रॉन्ग कैन हैपन? क्या थ्रेट्स है? देखो, दुनिया में अगर छोटे लोग नहीं होते तो घर पे ताले भी नहीं होते। तो दुनिया में क्या है कि थ्रेट पहले है? अरे बोल रहे ना, दुनिया में अगर थ्रेट ही नहीं होगा तो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐसे कंट्रोल शब्द की बात करते हैं ना, उन सारे चैप्टर में सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं करती है, वो आपको थ्रेट्स को भी ठीक से समझाती है कि इतने सारे थ्रेट्स आपके साथ में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा की खड़े खड़े वाट लग सकती है। तो आपको, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अपने क्लाइंट को आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को एडवाइस कर रहे हो, बोला आगे, तो आपको यू हैव टू मेक हिम अवेयर अबाउट कि देख भाई, हमने बोला है सब सही है, पर हमने सुना है, हमने देखा है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये सब कुछ भी होता है। तो मैं वही पूछ रहा हूं, क्या हो सकता है भाई? डिटेल में तो मैं पढ़ाऊंगा, आपका नॉलेज चेक करना चाहता। आपने सीए फर्म में कभी कोई डेटा लॉस या कभी कुछ ऐसा सुना है? आपके सीए फर्म में कंप्यूटर में क्या खतरा या कभी आपने डर महसूस किया? डेटा लॉस, कभी किसी ने अपने सीए फर्म में डेटा लॉस होते देखा है? हार्ड डिस्क करप्शन का किसी, पूरा हार्ड डिस्क कैसा महसूस हुआ? सर हमारा तो ठीक था, बॉस की लग गई। क्योंकि क्लाइंट जो बजाता है ना, उसको आप ये नहीं बोल सकते डेटा करप्ट हो गया,
वो बोलेंगे तू करप्ट होने से पहले डेटा वापस ये कर ले, क्योंकि उसको फाइन लगेगा। तुम ये नहीं बोल सकते करप्ट हो गया। इसीलिए आप लोग को डेटा लॉस पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ा, देखो दुनिया में दो चीजों पैसों से नहीं खरीद सकते। कौन सी? एक मां का प्यार और दूसरा डेटा का लॉस। एक बार जो जाता है ना, ये एक बार समझो डिलीट हो गया, उसके बाद में सिर्फ वो डिलीट ही हुआ है, इट कैन नॉट कम बैक, राइट। इसलिए डेटा लॉस का कंट्रोल बताइए। डेटा लॉस है तो कंट्रोल कुछ है? बैकअप। बेटा बहुत आगे जाओगे। और कोई थ्रेट बताएंगे? जैसे कि वायरस, कंट्रोल बताएंगे। चलो मैं आपसे और एक पूछता हूं, पावर फेलियर को आप मानते हो क्या थ्रेट है? वैसे सीए आर्टिकल के लिए ये हेल्पर है। अगर किसी सीए आर्टिकल को पूछा है कि ये जो पावर फेलियर जो है वो थ्रेट है या क्या है, बोले बिल्कुल थ्रेट नहीं, इसमें तो आनंद आता है। मतलब ये ऑफिशियल टाइम पास का बहाना है, बॉस देखकर भी कुछ नहीं कर सकता। भाई और बहना, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, बोलो किसकी? एक ऑर्गेनाइजेशन की पावर फेलियर जब होता है ना, तो फॉर एग्जांपल ईवाई में 5 घंटे के लिए लाइट गई, अब 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली खाली बैठे हुए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब क्लाइंट के लिए काम करता है तो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए 1 घंटे का चार्ज करता है। बराबर है? सही बोल रहा हूं? अब भाई ये अगर आपने 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट का 5 घंटा बर्बाद किया, मतलब कि आपने 1500 घंटे बर्बाद किए। 10,000 का एवरेज लगा लो, तो मतलब आपका 15 लाख, शायद से 15 लाख का खड़े खड़े लॉस हो गया। तो आपका पावर फेलियर कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ये थ्रेट्स है। बताओ इसका कंट्रोल क्या होगा? वेरी गुड, क्या नॉलेज है, क्लास की जरूरत ही नहीं है आपको। और बताएंगे कोई थ्रेट्स? कभी आपने ये सुना है वर्म्स? वर्म्स वो होता है, इट कॉपीज इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉपी करता है। एक वर्म अगर मैंने आपके कंप्यूटर में घुसेड़ दिया ना, उसके बाद में इट विल इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक बनेंगे 2, 4, 8, 16, 32, इतने बढ़ेंगे ना मां कसम, एक दिन कंप्यूटर में डेटा कम और वर्म्स ज्यादा हो जाएंगे। अरे वर्म्स नाम की भी चीज होती है, कभी देखना अपने फोल्डर अपने आप कॉपी होते और आपको गुस्सा था, एक कॉपी नहीं सिर्फ शॉर्टकट हुआ है, वो सब वर्म्स होते हैं। कभी आपने ये सुना है? और कभी कुछ थ्रेट सुना है? मैं आपको सुना था, बॉम्ब होते, बॉम्ब, वायरस बॉम्ब्स। जैसे उसका टाइम बॉम्ब होता है, एक लॉजिक बॉम्ब होता है। टाइम बॉम्ब अगर डाल दिया आपके लैपटॉप में, जिस समय वो टाइम लिखा है उस समय पे वायरस ब्लास्ट होगा, कंप्यूटर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। नॉट एक्चुअल में, लॉजिकल चिथड़े, मतलब डेटा वेटा सब उड़ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, चलने लायक नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं बॉम्ब। कभी ट्रोजन हॉर्स सुना है? कभी देखना आप एंटीवायरस चलाते हो ना, तो लिखता है 2 ट्रोजन फाउंड, 3 ट्रोजन फाउंड, ऐसा आता है लिखे। हैव यू हर्ड व्हाट इज दैट? चलो मैं आपको बोलता, आपने कभी कभी ईमेल का बोलता ना, प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड, ऐसा आता है। बहुत बार ऐसे स्पैम ईमेल्स आते हैं आपको, और उसमें अगर आपको ये गेम को एंजॉय करना है तो क्लिक हियर एंजॉय, ऐसा कुछ आता है ना। बोलते फ्री सॉफ्टवेयर आएगा या फ्री एप्लीकेशन आएगा, क्लिक हियर, फोकट में आएगा। पर आपको पता है वो आपको फॉर एग्जांपल फ्री वो कोई स्पोर्ट्स दे रहा है आपको, या फ्री कोई गेम्स दे रहा है, तो वो क्लिक करते हो ना, तो कभी क्लिक मत करना। वो फोकट में इसलिए आया है, वो आपके कंप्यूटर में घुस के बैठेगा। व्हेन यू क्लिक, अब वो स्पैम अगर होगा तो वो क्लिक होगा, वो नीचे आएगा, आपको लगेगा आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, पर वो एप्लीकेशन के साथ साथ में ट्रोजन भी डाउनलोड होते हैं। और ट्रोजन क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर में छुप के बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं सर बैठ के? फिर उसके बाद में आपने कंप्यूटर में कभी भी आईडी, कभी भी पासवर्ड एंटर किया कि ट्रोजन हॉर्स ने किया कैप्चर। सर कैप्चर करके करता क्या हो? जिसने उसको बना के भेजा है ना, जैसे आप इंटरनेट के संपर्क में आए कि आपके कंप्यूटर के, फेसबुक के, जीमेल के, बैंक के पासवर्ड के धज्जियां उड़ा के इज्जत लूट के लेके गया। इसके बाद में आप बोलते हो मेरा अकाउंट हैज बीन हैक्ड। हाउ इट हैज बीन हैक्ड? बिकॉज आप ही ने तो डाउनलोड किया था, बट यू डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि आपकी बजा के गया वो। भाई कम से कम देखो, कंप्यूटर का जो थ्रेट है ना, उसका दर्द ही अलग है। इंसान को क्या है, बजने का प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो समझते बजाए कौन। जैसे आम जिंदगी में कुछ चोरी करना, ये देखो ये भाग रहा है, दिखता तो है। इसमें कैसा है, बजरी, पर बजाने वाला दिखता ही नहीं। अभी सपोज आपका बैंक अकाउंट हैक, पीछे इतिहास में सबसे बड़ा डेबिट कार्ड का फ्रॉड हुआ, 32 लाख डेबिट कार्ड का फ्रॉड। अगर अभी इसी साल की बात है, 2016 के एंड या 17 की स्टार्ट होगी, बस 32 लाख डेबिट कार्ड के नेटवर्क के द्वारा उनके नंबर्स को हैक किया गया। आप में से भी कुछ लोग बैठे होंगे, किसी का हुआ था इसमें से? कोई बात नहीं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ। बट ऐसे आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना था
देखा था कभी अकबर था वो, पर इट वॉज द बिगेस्ट फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड था। अब सोचिए ऐसे लोग भी है अपने जैसे। अभी सोचो बैंक जो है वो अपने आप को बहुत सुरक्षित रखती है। मेरा कहना सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बैंक वो चीज है, अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक अगर आप जाके देखोगे तो आप लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक में ऐसे लोग हायर होते होंगे जो फाइनेंस के एक्सपर्ट होते होंगे, पर आपको जानकर ताजुब होगी जितने लोग फाइनेंस के काम करते हैं उससे ज्यादा काम आजकल आईटी और सिक्योरिटी वाले काम करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ में। फिर आप बोलेंगे इतना क्यों? अरे व्हाट, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू सिस्टम। यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बैंक नाउअडेज, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, एटीएम सिस्टम, अरे तुम्हारा सब कुछ मोबाइल बैंकिंग। अरे अगर बैंक में भी गए ना, जो आंटी है वो आंटी भी कुछ काम नहीं कर पाते, बोलते आज सर्वर डाउन है। मतलब इंसानों की कोई इज्जत नहीं अगर कंप्यूटर बंद है तो। एवरी स्मॉल थिंग इज हैपनिंग थ्रू व्हाट? तो बताओ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाते नहीं है, आगे बोलो। ऐसे बैंक वालों को तो पहले पता होना चाहिए थ्रेट्स क्या होते हैं और कंट्रोल क्या होते हैं। अब सोचिए इतने लोग होने के बावजूद भी हैकर्स उनको बजा के गए, तो अपने जैसों का तो हिसाब ही नहीं है। इसलिए आप सभी से एक बात कहना चाहता, अगर आप डेबिट कार्ड को कभी भी कहीं पे भी शेयर करते होंगे भाई और बहनों, तो आपने वहां पे HTTP के साथ में S लगा हुआ देखना चाहिए। S माने वहां पे सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है, उस नाम का एक सुरक्षा कवच होता है। मतलब एवरीथिंग इज हैपन, आप उस पे पासवर्ड एंटर करते हो तो डेबिट कार्ड का नंबर गेट्स व्हाट इनक्रिप्टेड, वो किसी और इंसान को नहीं दिखेगा, पर आम जनता इससे अनजान होती है। पीछे तो कई लोगों ने एक नया फ्रॉड चालू किया था, आजकल काफी लोग जागरूक भी हो गए। मेरा वन ऑफ माई एम्प्लॉय ऑल्सो हैज सफर्ड फ्रॉम लॉसेस। आपने ऐसे कभी सुना था? एक लड़की या कोई ऐसा लड़का कॉल करता है और दे से एज इफ दे आर कॉलिंग फ्रॉम कॉल सेंटर, और मेरे एम्प्लॉय को फोन कॉल आता है, और ऐसा हजारों लोगों के साथ में कई लोगों आया भी होगा। अब वो क्या बोलती है? सर गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, मैं स्पीक टू बसप्पा? यस आई एम स्पीकिंग। बोले राइट नाउ आई फाउंड वन हैकिंग अटैक ऑन योर अकाउंट and your account is being hacked. It's been hacked. We are trying to protect, but we are not able to protect because we don't have access of your account. In case you share your account number, in case you share password and the OTP which you will be getting after this call, please share. Otherwise, you have lost everything. Then we are helpless. Then ICICI Bank will not be responsible for that. और ऐसी इंग्लिश बोलेगी ना, आपको दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा, ऐसा प्यार में इज्जत लेके जाएगी, ऐसा लगेगा क्या मिठ्ठे में इज्जत लूट गई। और ये बंदा मेरा उसको पूरा दे रहा है आईडी, मैडम लीजिए ना आईडी ले, कुछ भी करो मैम बजाना मत। उसको ही नहीं मैम ही बजाने वाली है। आईडी दे दिया मैडम को, मीठे में पासवर्ड दे दिया, और बस थोड़ी देर बाद ऑल कर रहा है, भैया ओटीपी, बोले दे रहा हूं मैडम बस बचाओ। अब बचाया क्या बजाया? मेरा आदमी जो पहले से ही गरीब है, उस बेचारे गरीब आदमी तक का इनको तरस नहीं आया। ये हैवान है, इंसानियत के नाम पे कलंक के लोग। उन्होंने 34,000, बेचारा गरीब आदमी, मेरा एम्प्लॉय मतलब गरीब है बेचारा, 34,000 कुछ तो रुपए थे, बस कुछ 34 पैसे बाकी रहे, बस लूट गए। उसके बाद में इसको मैसेज मिल रहा है अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5,000, 3,000, 4,000, खड़े खड़े लूट गया। जब तक बैंक पहुंचा तब तक तो पूरा नंगा हो चुका था। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके साथ में ये सब हो सकता है, इसी को ही तो कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रेट्स। और इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सावध रहना चाहिए और अपने क्लाइंट्स को भी सावध करना चाहिए, ना कि सिर्फ तुम्हें थ्रेट्स पता होना चाहिए, पर थ्रेट के साथ साथ में कम ऑन एवरीबॉडी, आपको कंट्रोल्स भी पता होना जरूरी है। बोलो सही है? आपने हमारे ऐसे आए दिन आजकल थ्रेट्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं। अच्छा इस बंदे का तो बोलना भूल गया, उसने फिर बाद में उस नंबर पे कॉल किया कि आपने मेरे साथ क्या किया। अभी आप लोग के पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हमको भी 34,000 का लॉस हुआ तो दर्द होएगा, दर्द नहीं दर्द डिस्को होएगा, बराबर क्या नहीं? आप बताओ, उसको तो दर्द डिस्को का पहाड़ हो रहा होगा। आप बताओ, ये आदमी ने वापस कॉल किया, मैं तो बहुत चिल्लाया, मैंने कहा यार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ हमेशा, तूने कभी मेरा क्लास तो देखा होगा, कभी सुना होगा। उसको भी अगली बार से बोला तू भी क्लास अटेंड कर। अब उसको बोला कि अब तो कम से कम कॉल तो कर, पूछ तो सही आखिर बजाया तो किसने बजाया। तो दो हरामी लोग वहां पे फोन पे बोल रहे
बोले मैंने हमने कितना आसानी से तुम्हें मतलब इस जले पे उसको ऐसा तड़पाया। इसको 34,000 का तो नशा अलग था, पर जो उन्होंने टॉर्चर किया ना, मानसिक अत्याचार, कि तू कितना बेवकूफ है पागल, कि तुझे कैसा हमने उल्लू बनाया, ये इट हर्ट्स। और आपके साथ में भगवान करे ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया हैक होना एक शौक बन चुका है। किसी के साथ में हुआ है? और क्या हुआ भाई? मैं वही बोल रहा हूं, आजकल ये काम जो है 2 दिन पहले ही हुआ। एप्पल फोन के 1000 यूजर्स का व्हाट्सएप हैक हुआ था। माने क्या हुआ था फिर उसमें? हाँ जी, सबका हैक हुआ है। अच्छा, मतलब वो आपके सिस्टर्स के बिहाफ पे मैसेज कर रहा था और मैसेज रिसीव कर रहा था। ऐसा ही महिलाओं के साथ में ज्यादा हो रहा है। अब सोचिए, बात बहुत संगीन हो सकती है अगर तुमने सोशल मीडिया का नेगेटिविटी देखा होगा। अपनी एक स्टूडेंट की सिस्टर, उसका अकाउंट हैक हुआ। हैक होने तक ठीक था, फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। हैक होने के बाद में वो हैकर रुका नहीं, उसने हैक करने के बाद में सारे पिक्चर्स चेंज किए और वहां पे वाहियात, ऑप्सीन मतलब अब समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। सारे नाम इसका, प्रोफाइल इसका, सारी इंफॉर्मेशन इसकी, और फोटो ऐसे है जिसमें चेहरा भी इसका। अब आप बताओ, आपके साथ में या मेरे साथ में हो रहा तो हम तो विल गो क्रेजी। अरे सोशल मीडिया इट गोज वायरल लाइक एनीथिंग यार। आपका यू कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट योर सेल्फ लाइक दिस। अब जो इंसान आपकी प्रोफाइल देख रहा है, हाउ ही विल अंडरस्टैंड दिस अकाउंट इज बीइंग हैक्ड? ये तो सिर्फ हमारा ही दर्द है। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे कीप योर पासवर्ड चेंज फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज इट कैन बी इजीली हैक्ड। इट हैज टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट शुड नॉट बी क्रैक्ड वेरी इजीली। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने पहचान वाले पासवर्ड जो इजी होते, इसलिए एक कंट्रोल होता है। इट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इट हैज टू बी मेड अप ऑफ व्हाट अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल्स एंड व्हाट और स्पेशल कैरेक्टर्स, उन सबका मिलन होना चाहिए, तब जाके होता है। एक बार तो एटीएम का फ्रॉड देखा था, व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था एक वीडियो। क्या क्या था इन छोटे लोगों ने, देखो चुराने का तरीका भी इतना सही है, मतलब मजेदार चुराया, मतलब बजाने का भी मजा है। अब इन्होंने क्या किया, ये एटीएम के बाहर बैठते थे। एटीएम में कोई आने से पहले, जैसा नहीं कि कोई क्रेडिट कार्ड डालेंगे अंदर या डेबिट कार्ड डालेंगे, तो उसके सामने दे यूज्ड टू प्लेस वन डिवाइस। तो जैसे कार्ड घुस के बाहर आएगा ना, तो एक तो उनका एटीएम का रीडर है वो रीड करेगा, और ये इनका प्राइवेट डिवाइस था जो आम जनता को समझता नहीं ये एडिशनल डिवाइस लगाया हुआ है कि बैंक का दिया हुआ है। अब कौन क्या वहां पे जाके मैं क्या यही काम करूंगा, चेक करूंगा क्या हिल रहा है क्या, जाके निकालूंगा तो योर इंफॉर्मेशन इज गेटिंग कैप्चर्ड। वॉट एवर इंफॉर्मेशन विच इज एम्बेडेड इन द कार्ड, इट इज नाउ कैप्चर्ड। अब वो पूरे डिवाइस के अंदर है। फिर आप बोलेंगे पिन कहां से आएगा, उसने ऊपर भी कैमरा लगा के रखा, जो अपन को ऐसे झुक के देखते हैं एटीएम में, उसने वहां पे कैमरा लगा के रखा था। अब नाउ दिस गाय हैज गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द कार्ड, और जो पासवर्ड एंटर कर रहा है इट इज ऑल्सो बीन कैप्चर्ड बाय द कैमरा। उसके 8 दिनों बाद 5 दिनों बाद इन्होंने उसके डुप्लीकेट कार्ड्स बनाए, एंड दे मिसयूज लाइक एनीथिंग, इट्स अ फ्रॉड। तो हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज बाद में करें, पहले उसके थ्रेट्स को समझें, पहले उससे कंट्रोल, अदरवाइज किसी के साथ में भी आजकल कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है एवरीबॉडी? एंड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। और फेसबुक, योर इंस्टाग्राम कैन बी हैक्ड वेरी इजीली, बिकॉज इनके कोड अब पुराने हो चुके हैं, और सबको जो हैकर है उसको सब कुछ पता है अंदर जाके कि ये सॉफ्टवेयर बना कैसा है। कोई सॉफ्टवेयर जब नया होता है ना, उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर एक बार वो हैकर को उसकी नस पकड़ लिया उसने इसके अंदर क्या है, उसके लिए फिर वो अपना एक बंदा है, ही हैज बिकम हैकर। वो बोलते सर आप नाम बताओ कौन सा लड़का और कौन सा लड़की किसका हैक करना है। मतलब पीपल आर सो यू नो नाउ दे हैव बिकम एक्सपर्ट इन दैट। हे गाइस, आर यू देयर? इन सब की बातें क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट थ्रेट्स। चलो टेल मी सम ऑफ द कंट्रोल विच यू नो अबाउट। आपने सीएफएम में कौन से कंट्रोल लगाए हुए कंप्यूटर्स के ऊपर? सीएफएम में कुछ करते हो कि नहीं करते हो? और कितने लोग आर्टिकलशिप करते हैं? यहां पे क्या सारे डमी बैठे? बेटा आप आर्टिकलशिप करती हो सच्ची? एक कंट्रोल बताओ। अगर आपने एक कंट्रोल नहीं बताया ना तो हम सब समझ जाएंगे। बता। बैकअप बेटा मैंने पहले ही लिखा था, दूसरा बोलो। मैं 3 गिनूंगा, वरना सब समझ जाएंगे। 3, 2,
एक जल्दी बताओ, पूरा इंडिया इंडिया दिख रहा है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, यस, बहुत आगे जाओगे आप, आपकी इज्जत बचाई। और बताओ भाई। हाँ, बैकअप सर्वर्स होते हैं। और कुछ बताएंगे? वेरी गुड, मैं पासवर्ड लिखना भूल गया था, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है। सीसीटीवी, फिजिकल चोरी के लिए। अरे आजकल तो छोटे लोग, अब जिसको अभी हद देखना, एटीएम का चोरी, वो आदमी सीसीटीवी में दिख रहा है, उसने एटीएम को बहुत कुछ करने के, उसके वो क्रैक हुआ नहीं, उसका दिमाग खराब हुआ। एटीएम को क्रैक नहीं करूंगा बोले, अब उठा लूंगा। ये हावला आदमी एटीएम को उठा के लेके गया, और उसके वीडियो यूट्यूब पर भी है। एटीएम थेफ्ट करके डालिए आप, यू विल फाइंड। अरे एटीएम को भी, अरे थोड़ी तो देखो, थोड़ी तो इज्जत रखिए। एटीएम को भी कोई उठा के ले जाएंगे, और उसमें लिखा है, ध्यान से देखिए कैसे होता है एटीएम का चोरी सिर्फ 2 मिनट में। अरे क्या टाइटल है, कमाल है यार। मतलब तो ऐसी चोरियां सीसीटीवी से समझ में आती है। ये आपने ओटीपी सुना होगा, रे ओटीपी इज ऑल्सो व्हाट। आपने कभी वो सुना है, एक होता है जिसका नाम फायरवॉल। ये आईपीसीसी में देखते थे आप। फायरवॉल इज द वॉल बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क एंड द पब्लिक नेटवर्क टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अभी अपनी कंप्यूटर है, आई एम यूजिंग इंटरनेट, सो एनीबॉडी कैन कम एंड एक्सेस माय कंप्यूटर, बिकॉज अगर वो फायरवॉल ने तो इट डजंट चेक द सिक्योरिटी, कोई भी आके मुझे बजा सकता है। तो वेन एवर आई कम ऑन दिस, क्या बोलते हैं, पब्लिक नेटवर्क में, मतलब इंटरनेट पे आता हूं, तो आई मेक श्योर, आई शुड मेक श्योर व्हाट, कि माय फायरवॉल इज वर्किंग, बिकॉज फायरवॉल विल प्रिवेंट वो अनऑथराइज्ड यूजर्स को आने के लिए। आपने इनक्रिप्शन सुना है? आजकल व्हाट्सएप पे लिखा होता है इनक्रिप्शन, पहले व्हाट्सएप पे होता नहीं था। आपको मालूम है व्हाट्सएप की चैट पहले कोई भी रीडेबल कर सकता, मतलब इट वाज अ रीडेबल फॉर्मेट। तो आप सोचिए व्हाट्सएप पे लोग क्या क्या नहीं लिखते। बुरा मत मानिए, होली है। आप बताओ, आपका खुद का ही इतिहास देख लीजिए, किसी और का छोड़िए, क्या होगा अगर वो सारी चीजें दुनिया के सामने आ जाएगी? बहुत गलत होगा। नहीं सर, ऐसा इतना भी गलत नहीं लिखा है। अगर वो व्हाट्सएप में अगर इतना कुछ गलत नहीं, तो फिर आप व्हाट्सएप पे या फिर मोबाइल पे पासवर्ड क्यों लगाते हो? कोई बात नहीं, आपको सभी को पता है उसके अंदर क्या है। पर आप बताइए, इट वॉज नॉट इनक्रिप्टेड। अब सोचिए, सोचने वाली बात है, क्या होगा इसको इनक्रिप्शन क्यों किया है? अरे यार, व्हाट्सएप पे अगर मैं कोई कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, पीपल वर व्हाट रिलक्टेंट टू यूज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का यूसेज कॉर्पोरेट लोग करते ही नहीं थे। आफ्टर दे स्टार्टेड व्हाट इनक्रिप्शन, तो पीपल नाउ यू इनवाइटिंग in the corporate also. देखो, पहले email was the only formal medium of communication. Now WhatsApp is also becoming, because WhatsApp has given you the security. बोलते हैं कि आपका चैट आपके अलावा कोई नहीं देखेगा। The moment you send the information, it becomes encrypted, मतलब it becomes code, और कोडेड किसी को दिखता ही नहीं, वो सिर्फ रिसिपेंट के हाथ में दिखेगा, इधर दिखेगा। मतलब व्हाट्सएप का बाप भी देख नहीं पाएगा, मतलब व्हाट्सएप के लोग भी नहीं देख पाएंगे। If I am sending, even Skype information shall be encrypted. आपको समझ रहा होगा क्यों जरूरी है। लोग कुछ भी करते हैं स्काइप के सामने। अब बताइए, वो स्काइप के वीडियोस जो मैं इधर कर रहा हूं उधर दिखता है, और क्या होगा इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो, और ये पब्लिक में आ गए वीडियो तो इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम पर इंक्रिप्शन होना बेहद जरूरी है। पर इसका प्रॉब्लम भारत को हो रहा है। जब से इंक्रिप्शन हुआ ना, इट इज हैविंग वेरी बैड इंपैक्ट ऑन इंडिया डिफेंस, इंडियन सिक्योरिटी। भारत का आर्मी, भारत का डिफेंस, भारत का सिक्योरिटी सिस्टम इससे लड़ रहा है। व्हाट्सएप को बोला है, तुम दुनिया को मत दिखाओ, पर तुम हमको पासवर्ड दो, बिकॉज दिस पीपल, दिस नॉनसेंस इडियट्स, कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेररिस्ट की। नाउ दिस पीपल आर ऑल्सो यूजिंग व्हाट्सएप फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अब क्या, वो हमारा जो डिफेंस था पहले, दे यूज्ड टू क्रैक व्हाट्सएप, दे यूज्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, बट बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस, अभी एक्चुअली वो दे हैव मेड इट फॉर द यूजर्स, पर इसका फायदा अनजाने में टेररिस्ट कर रहे हैं। अब टेररिस्ट वाले अभी कश्मीर को उड़ाना है या किसको उड़ाना है, वो भी बिंदास इंफॉर्मेशन वो व्हाट्सएप द्वारा भेजे, बिकॉज उनको मालूम है किसका बाप इसको देख नहीं सकता। तो आर गवर्नमेंट इज स्टिल फाइटिंग विद व्हाट्सएप ओनर कि भाई ये करवाओ, नहीं तो व्हाट्सएप इंडिया में बंद करवा देंगे, हम लोग से वो चलाएंगे। कौन सा, वो अपना कौन सा इंडिया का लॉन्च हुआ है, नहीं, कौन सा ग्राम बोलते उसको, टेलीग्राम। हम टेलीग्राम को प्रमोट करेंगे। मोदी जी ने बोल दिया, भाई तू इज्जत से तू इंक्रिप्शन रहने दे, but the encryption का access shall be given to the at least the defense, the
जो इंडिया का जो मैकेनिज्म है, जो क्या बोलते हैं सुरक्षा मैकेनिज्म है, उनको ना एटलीस्ट इवन दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। अगर ऐसे ही अगर इंक्रिप्शन कर लेंगे तो हम लोग को सुराग कहां से लगेंगे, ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएंगे किधर भी। एनीवेज, आप बताओ, एक तीसरा शब्द है इस सिलेबस में जिसका नाम है ऑडिट। अभी आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में सुना, आपने कंट्रोल के बारे में सुना, आपको दोनों की भी जरूरत लगी। ऑडिट क्यों? आपका नाम क्या है? आपका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्लिक, आपको दुनिया वाले लोग ऑडिटर के नाम से जाने जाते हैं। आप मुझे बताइए, यहां पे ऑडिट का कनेक्शन क्या? जब ऑडिट नाम का सेपरेट सब्जेक्ट आपको दिया है, तो आपको इस सब्जेक्ट के ऑडिट का क्या कनेक्शन लगता है? क्या आपको ये फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं? बोलो साहब, बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी ना। आप बताओ मुझे, यहां पे इस सब्जेक्ट में ऑडिट की जरूरत क्या है? सिस्टम ऑडिट। क्यों? क्यों? बोलो भाई, क्यों? हमारा काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर का काम, कंट्रोल को लगाना है या कंट्रोल को चेक करना है? नहीं, हम लगाएंगे। लगाओ, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं बेटा, आपसे सवाल पूछूंगा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्रोल को लगाएंगे या चेक करेंगे? हम लगाएंगे नहीं बेटा। फिर हमें कंट्रोल लगाना ही नहीं था, तो फिर हमने कंट्रोल पढ़ा क्यों? क्यों क्यों क्यों? सर, चेक तब कर पाएंगे ना जब आपको कंट्रोल मालूम। अगर यू डू नॉट नो अबाउट फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस, तो क्या जाके क्या चेक करेंगे? आगे नहीं बोलूंगा। भाई और बहनों, मुझे आप बताइए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई भी काम नहीं है उनके कंट्रोल्स को लगाने का। वी हैव बीन अपॉइंटेड टू चेक देयर कंट्रोल्स। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंट्रोल लगाने का काम नहीं है, हम कंट्रोल को चेक करने वाले सिस्टम ऑडिटर है। आप बताओ, आजकल सिस्टम ऑडिटर की डिमांड बाजार में क्यों बढ़ रही है? एक जमाना में दोस्तों, सिस्टम ऑडिट करना कोई भी पसंद नहीं करता था। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन सिस्टम ऑडिट का डिमांड मार्केट में बढ़ने लगा। आई एम टेलिंग यू व्हाई। जितना क्लाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितना क्लाइंट टैली, जितना क्लाइंट बोलो ना एसीपी जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा, इंसान का डर, उस क्लाइंट का डर, बोलो जल्दी से, बढ़ते जाएगा। ही टेक्स ऑल द रीजनेबल केयर टू इंप्लीमेंट द कंट्रोल, बट समवेयर ही इज नॉट व्हाट, ही इज नॉट स्टेबल। अब सोचिए चंदा जी के बारे में। चंदा कौन? चंदा कोचर, दोस्त है मेरी बचपन की। अरे चंदा आईसीआईसीआई बैंक की जनरल मैनेजर। सोचिए, जिस दिन वो सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर रही थी, मेरे पास आई, रोने लगी। रोई, मैंने कंधा दिया, सर रखी, रोने लगी। मुझे बताओ, कल सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन था, कल एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चालू होने वाला था, और पहले दिन रात मेरे पास में आके रोने लगी। बताओ क्यों? It's not that easy to talk about online system. Agar when you say it is online, it is becoming accessible to every person in the world. It can be cracked by anybody, okay? And you have to be very careful when you launch any of the software in the cloud environment. ऐसे कोई ऐसा नहीं है, लॉन्च कर दो, देख लेंगे क्रैक होने। अरे क्रैक होने के बाद में लोग इज्जत लूट लेंगे आपकी। अगर मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर हूं, तो चंदा जी बोले अब हो गया गलती। अरे हो गया, एक एक रुपया मेहनत से कमाए, चंदा चंदा वसूल करूंगा। आप मानेंगे क्या? चलो आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक एंड योर बैंक अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन हैक्ड, द डेटा इज मतलब फंड्स इज ट्रांसफर्ड, विल यू टॉलरेट दैट? यू वॉन्ट टॉलरेट। इसीलिए आप बताओ, कोई भी इंसान सॉफ्टवेयर के लॉन्चिंग से पहले सिस्टम ऑडिटर को क्यों ढूंढता है? जब तक सिस्टम ऑडिटर ड्यू डिलीजेंस का सर्टिफिकेट इशू नहीं करता ना, माइक का लाल है कोई इशू कर दे। अरे उनको ही पता है कितना यहां पे दर्द होके इंसान डेयरिंग करके वो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है। अरे हैकर की सोच तो हमारी सोच जा खत्म होती है, उनकी वहां चालू। उनका खाना पीना जीना, तुम्हारा काम बनाना, उनका काम तोड़ना है। अब ऐसे लोगों में व्हेन यू लॉन्च योर सॉफ्टवेयर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सिस्टम भाई चेक कर, सब लगाए, पर तू पहले बोल, तू सर्टिफिकेट इशू कर। और ये लॉन्च होने से पहले नहीं, हमेशा आके चेक कर, हमेशा, एवरी टाइम यू कम एंड चेक वेदर माई सिस्टम्स आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड, आर दे फंक्शनिंग प्रॉपरली। बोलो सही है ना? डिपेंडेंसी है, कम ऑन। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं।
टेक एन एग्जांपल ऑफ एनएससी बीएससी। एनएससी बीएससी शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। डू यू थिंक दे आर डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम? जितने लोग शेयर्स में डील करते हैं, मुझे बताओ आज आपको बाजार में जाना पड़ता है शेयर्स लेने के लिए? नो, यू कैन बाय शेयर्स फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम लैपटॉप, फ्रॉम कंप्यूटर, फ्रॉम योर मोबाइल फोन, फ्रॉम एनी बैंक। कहीं से भी आप शेयर्स को खड़े खड़े बाय कर सकते हो और खड़े खड़े शेयर्स बेच सकते हो। आप मुझे बताओ, यही काम 30-40 साल पहले हम लोग मुंबई और दिल्ली जाके करते थे। रिंग में जाकर आपको शेयर्स परचेस करना पड़ता था। उन जमाने में पूरे एनएससी बीएससी का ट्रांजैक्शन 300 करोड़ से ऊपर का नहीं था। कितना बोल रहा हूं? फक्त 300 करोड़। इट वॉज नॉट मोर देन 300 करोड़। But since it was becoming so difficult to access, people were not able to sell and buy so easily. They have shifted everything on online system. अब now any person can buy, can sell only to that system. तो सोचिए, आज का किसी को लेटेस्ट पता है कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन आजकल एनएससी बीएससी पे हो रहा है? कितने बोलो ना, देखता हूं मैं आपका भी नॉलेज कितना है। एक दिन भर में कितना कारोबार आजकल एनएससी पर होता है? ऐसे बीएससी पे कम होता है, पर एनएससी की बात कर रहा हूं। बोलेंगे अरे अंदाज? पहले से 300 करोड़ हुआ करता था। 1 लाख करोड़। ढोकलो 1 लाख नहीं बोला मैंने, समझते भी 1 लाख के मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ होंगे तो कितने जीरो होंगे? मत सोचिए। मैं 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं। मतलब 1 लाख करोड़ के शेयर्स लोग बाई भी कर लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं सिर्फ 6 घंटों के अंदर। और एक भी इंसान पूरे देश में पिछले 30 सालों में नहीं पाया गया कि जिसने यह कह दिया हो कि मैंने बेचा और मुझे पैसा नहीं आया, और मैंने खरीदा, मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ। सी द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच दे हैव डेवलप्ड। आपको एक बड़ी बात बताऊं, भारत का सॉफ्टवेयर जो एनएससी बीएससी का इतना रोबस्ट बनाया गया है कि हाल ही में हर देश का आदमी, यूएसए से लेकर यूके तक, सारे लोग इंडिया के इस सॉफ्टवेयर को देखने आते हैं। ये कैसा अद्भुत सॉफ्टवेयर भारत के आईटी वालों ने बनाया है जो इतने सालों में एक बार भी फेल नहीं हुआ। वो बंद हुआ तब होता है जब सर्किट लगता है, पर ऐसा कभी किसी ने कहा कि वो हैंग हो गया? नहीं। ऐसा कभी कोई हैक हुआ? देखना भी मत, देखेगा ना तो ऊपर जाएगा। इतना टाइट सिक्योरिटी बनाया। ऐसे थोड़े ना यार, 1 लाख करोड़ जब एक सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे हैं, इंडिया का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। और जिस दिन अगर हो गया ना तो लोग का विश्वास एनएससी बीएससी से उड़ जाएगा। आज मैं बिंदास तो करा, खड़े खड़े पैसे लगाता हूं। अरे तुम लोग, मैं लोग जो शब्दों की बात कर रहे हैं ना, लोग उतना इन्वेस्ट करते हैं। 1-1 हजार म्यूचुअल फंड्स 1-1 हजार करोड़ लोग डालते हैं, निकालते हैं। एसएफएम सब्जेक्ट में सुनते होंगे आप। ये कोई वहां पे जाके शेयर्स की चिट्ठा नहीं लाते, डीमैट फॉर्म में चलता है। पर किसी को इस बात का डर नहीं है कि मैं पैसा डाल रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, 1-1 रुपए का हिसाब मिलेगा। हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ही इतना अच्छा बना हुआ। तो अब सोचिए उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर कितना लोगों ने हैक करने की कोशिश की होंगी, कितना तगड़ा कंट्रोल लगाया गया होगा। अब बताओ ऑडिटर की जरूरत क्यों है? कंट्रोल लगाने वालों ने लगाया होगा, पर एनएससी बीएससी ने भी और आईसीआईसीआई बैंक ने भी, बोलो क्या लगाए होंगे? भैया चेक कर कि जितने भी कंट्रोल लगाए, ऑल आर व्हाट, कम ऑन, फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। इनके एंटीवायरस, इनके इंक्रिप्शन, इनका बैकअप। आपको मालूम उनका कंट्रोल क्या है? दे हैव डेवलप्ड 2 मोर बैकअप्स, उसको हॉट साइट बोलते हैं। इनका एक पुणे में ही है और एक हैदराबाद के पास में है। क्या इनका बैकअप है भाई? जिस दिन एनएससी बीएससी उड़ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका रिकवरी होगा पुणे से, इधर का उड़ेगा कोई प्रॉब्लम हैदराबाद से। यही तो कंट्रोल है। सिर्फ सिस्टम लगाने वाले दीवानों, ये भी जान लो कि सिस्टम बर्बाद होगा तो आपकी पूरी वाट लग जाएगी। बिकॉज एवरीथिंग इज व्हाट हैपनिंग थ्रू व्हाट, कम ऑन। तो इसीलिए ऑडिटर की बहुत इज्जत बढ़ रही है। पर भारत में वैसे निराशाजनक बात है, सिर्फ 3 ही लोगों के लिए ऑडिट सिस्टम, ऑडिट कंपलसरी। एक बैंक, दूसरा एनएससी बीएससी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरी बात है इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट से लेकर जियो तक किसी को भी जो भले ही बहुत सारे आईटी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनको ऑडिट करना आज भी कंपल, जैसे इंडिया में स्टैट्यूटरी ऑडिट, इट इज नॉट फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, इट इज स्टिल वॉलंटरी ऑडिट। मतलब आपको ग्रैंड मस्ती आप करो, नहीं करना मत करो। पर मुझे बताओ, फ्लिपकार्ट वाला हर महीने करवाता है, जियो वाला करवाता है,
अमेजॉन वाला करवा के लेता है। मुझे बताओ ये सारे ऑडिट क्यों करवा के लेते हैं? एक वो ऑडिट है जो लोगों को बोलते जान पे आता है। ये इतनी मस्ती क्यों है? जस्ट इमेजिन हाउ फ्लिपकार्ट इज एक्सपेंडिंग सो मच। फ्लिपकार्ट की दुकानें हैं क्या? फ्लिपकार्ट की दुकान है क्या? फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर उसकी दुकान है। और ये अगर बंद हुआ ना तो एक दिन में कहीं करोड़ों का नुकसान होगा उसका। बोलो भाई, अरे बोलो। अमेजॉन से लेकर फ्लिपकार्ट तक और एयरटेल से लेकर जियो तक। अब सर एयरटेल जियो को क्या जरूरत क्या है? चलो आप में से कोई मुझे जवाब दे देना, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट विथ एयरटेल? एयरटेल से क्या कनेक्शन है? जियो क्या है? क्या ये लोग भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? फोन करने में कोई सॉफ्टवेयर होता है? अरे बिलिंग सॉफ्टवेयर तुम्हारा बिल के मुनीम करता है क्या? नहीं, मेरे आंखों में देखिए, आज भारत में 5 करोड़, अभी जियो की संख्या कुछ तो मैंने 7-8 करोड़ तो देखी थी। अरे जियो का पेपर पे भी आया था, 7 करोड़ लोग भारत में सब्सक्राइबर, 10 करोड़ मान लेते हैं, अभी पोकट है जो भी है, पर मान लीजिए 10 करोड़ लोग जब भी बिलिंग चालू होगा तो 10 करोड़ लोग कितने बार कॉल करेंगे? दिन में 10 बार कॉल मानते। एक आदमी 10 बहुत कम, मैसेज व्हाट्सएप इंटरनेट का यूसेज दिन में 10-12 बार तो करेंगे। तो दिन में मान लो एक आदमी कितने भी कम बोला तो 20 बार तभी यूज करेंगे मोबाइल, और 20 बार उसका डेबिट होगा ना भाई, 10 पैसा डेबिट, 5 पैसा डेबिट, 8 पैसा कुछ भी डेबिट होगा नहीं। आप बताओ एक आदमी को 20 बार डेबिट करने का काम कौन मुनीम कर रहा है? सॉफ्टवेयर। आप बताओ 10 करोड़ लोग रोज 20 बार यूज करेंगे और 20 बार उनका डेबिट होगा, तो 10 करोड़ को 20 मल्टीप्लाई करिए, मतलब 200 करोड़ ट्रांजैक्शन रोज होंगे। मैं 200 करोड़ रुपए नहीं बात कर रहा हूं, 200 करोड़ डेबिट एंट्री ठोकना पड़ेंगे, तब जाके जियो लाइन पे आएगा। अब बताओ कितने मुनीम लगेंगे? जस्ट इमेजिन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ही दुनिया में नहीं है, जियो बनता ही नहीं, एयरटेल बोलता धंधा नहीं करता हूं, सिर्फ मैं महाराष्ट्र करूंगा, वो भी मुनीम जितने मिलेंगे। 200 करोड़ लोगों का डेबिट जो है, इमेजिन कितने मुनीम लगते हैं? 10-20 लाख तो मुनीम बैठा था, गा बैठा था इनको। इसीलिए पूरा काम 20 लाख मुनीम ने दोस्तों सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। ओनली वन सॉफ्टवेयर इज मेकिंग द बिल। इसीलिए आप सोचो, सी द डिपेंडेंसी। और आप मुझे बताओ ऑडिटर वो अपॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि उनका बिलिंग सिस्टम खराब होना, भले ही उनको गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर में नहीं डाला है, अब उनको ही खुजली है, मस्ती हो, बोलेंगे भाई गवर्नमेंट का तेल लगाने, आओ भाई चेक करो, बिकॉज ये खराब हुआ ना। सोचिए ना, अगर 1 पैसा दिन का डेबिट कम हुआ एक आदमी के पीछे, कैन यू इमेजिन द लॉसेस इन अ डे? 200 करोड़ ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में अगर 1 पैसा कम हुआ तो 200 करोड़ ट्रांजैक्शन का मल्टीप्लाइड बाय 1 पैसा, ये भी करोड़ों में आएगा। तो भाई इतना लॉस नहीं करना, हे ऑडिटर आ ऑडिट कर ले। इसीलिए ऑडिट भी हमें सीखना है। और सर एक बात बताओ, मुझे सिस्टम ऑडिट नहीं जाना, मेरे पापा का प्रैक्टिस है, और मेरे पापा जो है ना वो ऑडिट में, क्या फिर भी तुम्हें इसका सीखना पड़ेगा? चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपको सिस्टम ऑडिट करना ही नहीं है। अभी जो मैं बातें करता हूं इट वाज अबाउट सिस्टम ऑडिट। आप बोले सर मैं हार्डकोर फाइनेंस चेक करने वाला आदमी हूं, मुझे बैलेंस के बाहर कुछ समझता नहीं, और मुझे जिंदगी में वही काम करना है, बिकॉज मेरे आर्टिस्ट किसी ने क्या है कि फाइनेंस मतलब जिंदगी में ऑडिट ही किया, ऐसा कोई है? ऑडिट 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 मतलब आपको फाइनेंस यही सब बैलेंस शीट का ही काम किया है। तो बेटा आप क्यों पढ़ रहे हो? गलत काम कर रहे हो, इस क्लास में बैठ के आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट किया आपने। तो इसका सब्जेक्ट को ऑप्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों सिखाया जा रहा है आपको? सर बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन भी सिस्टम से आती है। अच्छा, और कुछ जवाब देंगे? नहीं, मुझे सुनना है कि आपको अगर फाइनेंस ऑडिट के क्षेत्र में ही जाना है तो फिर आपको ये सिस्टम ऑडिट चेक करने का काम ही नहीं पड़ेगा। कोई बिग फोर में काम करते हैं? बिग फोर कौन सा बिग फोर? केपीएमजी। इधर कौन भाई? पीडब्ल्यूसी। अब तुम तीनों से मेरा सवाल है, तुम कौन से इसमें ऑडिट में? तो तुम क्या मजे ले रहे हो? आप मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई बड़ी कंपनी का क्लाइंट बताओ जो सब जानते हैं। फोक्सवैगन का आप ऑडिट करते हो। और कोई टेलीकॉम में है कोई? अच्छा, कोई और ऐसा? अच्छा, मास्टर कार्ड भी है। चलो मान लीजिए एयरटेल जैसा कोई आपके पास में आया, या जियो का ऑडिट आप कर रहे हो, आपके पास में कोई है टेलीकॉम? पता नहीं सर, होगा भी तो इतने लोग। वोडाफोन का ऑडिट है।
आपको भेजता हूं मैं वोडाफोन के लिए। अब जिनका मान लो जियो इतना ट्रांजैक्शन है, उनके भी 200 करोड़ ट्रांजैक्शन रोज होते हैं, और आपको जाके चेक करना है वेदर बैलेंस शीट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट का डेटा कहां से आता है? ट्रांजैक्शन से। तो यू नीड टू चेक एवरी ट्रांजैक्शन, यू नीड टू चेक एवरी ट्रांजैक्शन, राइट और नॉट? अरे भाई आपको 200 करोड़ का रोज हो रहा है, तो 30 दिन में कितने हो रहे भाई? साल भर में बोलो रे। और ये बच्चा इतना, और पता नहीं कितना आएगा, जो भी आएगा। अब तू इतने ट्रांजैक्शन चेक करने गए, आप मुझे बताओ तुम क्या, तुम्हारा केपीएमजी पूरा वर्ल्ड का भी बैठ गया ना, तो ऑडिट होगा नहीं अगर तुमने एक एक ट्रांजैक्शन चेक की कि सब बराबर डेबिट ठुका है क्या नहीं। मुझे बताओ ऑडिट कैसे होगा? बोलो अगर सचमुच अगर आपने ऑडिट रिसीव किया, आपकी बॉस की कसम, मुझे जल्दी बताओ। सर कोई बात नहीं, आप तो बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। बता भाई, इतने लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन तुम कैसे चेक करोगे? टिक्कर 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 टिक्कर, आप ऐसा करोगे? हाउ विल यू चेक ट्रांजैक्शंस? कैसे? इसीलिए, हाँ जी बताएंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन? क्यों? आपको ट्रांजैक्शन चेक करना है ना? नहीं नहीं, सारे आर्टिकल को बिठाओ, एक एक वाउचर चेक करो। नहीं नहीं रुको, 2 मिनट बात किया, 40 पैसे डेबिट, तो चेक करो 2 मिनट टिक्का 40 पैसा टिक्का, एक ट्रांजैक्शन हुआ, अभी 600 करोड़ बाकी है। तुम और तुम्हारे सारे बिग 4 के लोग साथ में भी बैठ गए ना, एक भी क्लाइंट चेक नहीं होगा। इसीलिए बताओ क्या होता है आपके यहाँ पे ऑडिट कैसे था? आप आगे बोलो, क्या बोल रहे थे? सिस्टम का लॉजिक चेक करेंगे। इसीलिए जितने भी लोग बिग 4 में काम नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वहां पे ऑडिट कैसे चलता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के काम कैसे करते हैं, ये भी तो सवाल है ना। मैं और आप जो मिड साइज में स्मॉल साइज में काम करते हैं, उनके पास में जो क्लाइंट है वो इतने बड़े होते ही नहीं, तो आपको लगता है टिक्के टिक्के से भी काम चल जाता है, बिकॉज आपके इसमें एसपीसी जैसे क्लासेस वाले आते हैं, तो साल भर में 8-10 दिन आर्टिकल को भेजा था, आप पूरा उसको सैंपल का सैंपल मार के खत्म करते हो। पर अभी सचमुच अंडरस्टैंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फाइनेंस ऑडिट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज सिस्टम ऑडिट और बाद में दूसरा फाइनेंस ऑडिट आता है। अभी क्या काम करते हैं, एक मुझे बताओ, वोडाफोन के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे किसने किए? एक सॉफ्टवेयर ने किए। तो अगर आप उसी सॉफ्टवेयर को ही चेक कर लोगे, तो सॉफ्टवेयर ने निर्माण किए हुए लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन एक एक चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप उसको चेक करो जिसने ट्रांजैक्शन को बनाया, चेक किया। तो अब क्या करता है सिस्टम ऑडिटर जाके, मैं उन लोगों के लिए खास बात कर रहा हूं जिन लोग को सिस्टम ऑडिट पसंद नहीं। आप बोलेंगे ना भाई मैं तो फाइनेंस ऑडिट करने वाला आदमी, मैं क्यों सिस्टम ऑडिट सीखूं? तो आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूं, देखो कितने फायदे की चीज है, और सारे बिग 4 इसी को फॉलो करते हैं, इसलिए सारे बड़ी कंपनियां सिर्फ बिग 4 को मिलती। फिर आप ये चिल्लाना मत, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और ये साले बिग 4 10-10 गुना फीस चार्ज करते। वो चार्ज करते बिकॉज दे डिजर्व इट, और उनके पास में ये सिस्टम ऑडिट का मैकेनिज्म है, एंड दे आर ओनली कैपेबल पीपल टू मैनेज सच काइंड ऑफ सिस्टम्स। और इतने बड़े ऑडिट के हमारे छपरी कंपनी की बात ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में वो नॉलेज ही नहीं है कि हम ये सिस्टम को चेक कैसे करें। अब देखना बिग 4 ऑडिट कैसे करता है, वो सिस्टम ऑडिट करेगा। अब क्या होता है, जब एक फोन कॉल आए भाई वोडाफोन के ऑडिट पे जाना है, तो ये फाइनेंस ऑडिटर पहले खुद का टाइम नहीं चेक करता, वो बोलता है भाई ये तो तुम्हारे आईटी डिपार्टमेंट है तुम्हारे इसमें, होना ही चाहिए। फिर वो बोलते तुम जाके इसको चेक करो, वो चेक करके ये जो सॉफ्टवेयर जो वोडाफोन का है उसकी सॉफ्टवेयर की अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा, महिमा सब चेक करते हैं कि वो सही चलता है क्या। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर के कोड्स बराबर है क्या नहीं, सॉफ्टवेयर की, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर घुसा ही नहीं, सॉफ्टवेयर की कोड सही है क्या नहीं, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी है क्या नहीं, सॉफ्टवेयर के कोड्स, सॉफ्टवेयर की पासवर्ड, सॉफ्टवेयर के लॉग्स, मैं सॉफ्टवेयर कौन से कंपनी ने बनाया उसके डॉक्यूमेंट भी चेक कर लेता हूं। फिर मैं चेक करता हूं यार सॉफ्टवेयर तो बहुत जोरदार है। अब बताओ सॉफ्टवेयर अगर जोरदार है, ये सिग्नल जब इनको मिलेगा, सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज है जो एक सॉफ्टवेयर सही है और अगर वो एक ट्रांजैक्शन सही कर रहा है, जल्दी बताओ, तो तुम लाख देखो या 100 करोड़ देखो या 2 लाख करोड़ देखो, हर ट्रांजैक्शन वो कोई इंसानों जैसा वेरी नहीं करता। तो ये लोग जब सिग्नल देते ना, तो ये फाइनेंशियल ऑडिट वहां पे जाके नामधारी 10-20 ट्रांजैक्शन चेक करता और एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली। आप बताओ इतने बड़े वोडाफोन का ऑडिट 5 या 10 दिन में क्यों खत्म हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑडिट, और अनलेस दे गिव द रिपोर्ट दिस फाइनेंशियल ऑडिट विल नॉट स्टार्ट वर्क। अब बताओ छोटी फर्म को ये लोग अगर ऑडिट देते हैं, तो छोटी फर्म वाला आदमी 12 महीने भी अगर कहा जा रहा है वोडाफोन में, कहा जा रहा है वोडाफोन में, इसलिए छोटी फर्म के आदमी का तो 2-4 महीने एक ही क्लाइंट के पास बैठा रहता हो, क्योंकि उसको एक एक चीज चेक करना है, बिकॉज वो मैन्युअली टिक्का टिक्का चेक कर रहा है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिग 4। इसलिए बिग 4 इज मेंटिंग मनी लाइक एनीथिंग बाय यूजिंग सिस्टम ऑडिट।
और वोडाफोन जैसे लोग इतना पैसा तुमको दे रहे, अरे हम लोग को सीए तो बनना ही है, पैसा छापना है कि नहीं, और पैसा छापने के लिए सिस्टम ऑडिट आना चाहिए, अदरवाइज यू विल नेवर गेट बिग क्लाइंट्स। और अरे इसीलिए तो सारे बड़े कंपनियों ने लिखा ही आपने इसमें आर्टिकल में कि भाई इनको देंगे तो बिग फोर को ही ऑडिट देंगे, बिकॉज बिग फोर के पास में वो मैकेनिज्म है जो हम जैसी बड़ी व्यवस्थाओं का ऑडिट कर सके। नहीं तो आपको हमेशा ये बात तो शौक लगना चाहिए कि हमारे पास बड़ी कंपनीज आती क्यों नहीं, फिर आती भी तो एक हाथ दो क्यों आती है। इसीलिए दुनिया में आगे जाना होगा तो हर कोई ऑडिट फर्म के पास में सिस्टम ऑडिट के लोग होना जरूरी है। इसलिए कल चल के अगर आपकी भी ऑडिट फर्म डालने की कोई इच्छा है तो एक दो बंदे सिस्टम ऑडिट के होना जरूरी है। कम ऑन एवरीबॉडी, या तो अब कंक्लूजन क्या है, अगर आपको सिस्टम ऑडिट नहीं भी करना और आपको हार्डकोर ऑडिट में रहना है फाइनेंस, उसमें भी सिस्टम ऑडिट की जरूरत है। इज इट ओके, फाइन। तो आई होप द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज ओवर। क्या नाम है भाई सब्जेक्ट का? ISCA, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड व्हाट ऑडिट। चलो मैं आपको ये बताऊंगा, अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, 5 मिनट में समझाऊंगा, ताकि आज मुझे समझाने जरूर, मैं पढ़ाने मतलब आपको भी समझेगा कि ये 4 किताबें जो दी है आपको वो क्यों दी, बताइए क्यों, जरा किताबें बताना मुझे, चारों भी दिखाओ। चलो मैं आपके सामने कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये 4 किताबें दी जाएगी। ये पहली किताब है, ये आपके मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है। कौन सा मॉड्यूल? ये ICAI का मॉड्यूल है और उसका एक कॉपी पेस्ट है। बोले सर कॉपी पेस्ट क्यों किया? बिकॉज मेरी क्लास समाप्त होने के बाद आपको मॉड्यूल को छूने की जरूरत नहीं है। मैं पहले अपने से नोट्स बनाया करता था, पर मैंने छोड़ दिया बिकॉज ICAI को वही अच्छा लगता है और ICAI मार्क्स उन्हीं पे देती है। किसके? जो उनके बुक के पॉइंट्स लिखे या उनके बुक जैसा लिखा हुआ। इसलिए मैंने ये कलरफुल मॉड्यूल आपके सामने मेरे फॉर्मेट में किया हुआ है, बाकी आप मॉड्यूल का वर्ड टू वर्ड यहां पे चेक कर सकते हो, राइट। इसके हर लाइन टू लाइन में आपको पहले पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरा मॉड्यूल दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना। फिर सर इतनी किताबें क्यों दी गई है? फिर ये होने के बाद में मुझे लगता है ये जो दूसरा पॉइंट है, देखो इसको बोलते हैं समरी नोट टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स। ये समरी नोट्स है, इसमें ब्लैंक स्पेस रखी हुई है। अब बताओ क्यों रखी है? आपने बचपन में स्कूल में देखा होगा ऐसी किताबें मिला करती थी ताकि आप वहां पे लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं और फिर आपको वो सारी चीजें यहां से आपको लिखवा कर लेता हूं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में ही होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है। तो इस समरी नोट जो अक्सर बच्चे घर पे या क्लास होने के बाद में जो बनाते थे, मैंने ये सोचा है कि इट विल बी डेवलप्ड इन द क्लास इटसेल्फ। तो ये भी यही होता है, ये समरी नोट्स मैं आपसे लिखवा के लूंगा ताकि आपका सिलेबस के ऊपर कमांड और आएगा। फिर इसके बाद में ये जब लिखवाना हो जाता है और जब इसका रिवीजन होता है, तो रिवीजन करने के लिए मैंने हर चैप्टर के बाद में ऐसे आपको चार्ट्स दिए हुए। अब देख सकते हो हर चैप्टर के बाद में आपको चार्ट्स दिए हुए, हर चैप्टर के बाद में आपको चार्ट्स दिए हुए। जैसे देख लीजिए ये चार्ट है, ये हर चैप्टर के बाद में आपको ऐसे चार्ट देने। जैसे एक चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाऊंगा जिसके सिर्फ 3 ही चार्ट है, 1, 2, 3, और इसका मास्टर चार्ट है। अगर मुझे एग्जामिनेशन के पहले दिन या क्लास होने के बाद में मुझे चैप्टर्स को फास्ट रिवाइज करना है, तो मुझे ये इतनी बड़ी बुक और इसके अंदर के डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इन चार्ट्स को भी देखूंगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो काम जनरली बच्चों से एक्सपेक्टेड होता है, तो व्हाट आई डू इज आई कंप्लीट द समरी एंड आई टेक चार्ट्स इन द क्लास इटसेल्फ। अब एक घर जाने के बाद में अगर आपको लगता है आज मुझे 3 घंटे में इसका रिवाइज करना है, तो ये पूरे चार्ट्स मिला के 8 चैप्टर्स के लिए 30 से 40 पेजेस के चार्ट होंगे। अगर उसको भी आप गो थ्रू करते हो तो यू आर डन विद ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस। तो होता क्या है जनरली, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने क्लास में आपको सिर्फ क्लास नंबर ये वॉल्यूम 1 दिया होता और चार्ट्स और समरी नोट्स नहीं दिए होते, तो बताओ आप क्यों ट्रबल में आते? आपको क्लास में ऐसा लगता मैंने बहुत भारी पढ़ाया, आपको क्लास में खुशी भी मिलती, पर जब क्लास खत्म हो जाता उसके बाद में मेरी क्लास होने के शायद से 4-5 महीने तो और बचेंगे। कितने महीने बचेंगे भाई? जून चलेगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बचे रहेंगे। देयर इज द गैप ऑफ 5 मंथ्स बिटवीन माय क्लास एंड योर एग्जामिनेशन। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? या फिर जिनका मे अटेम्प्ट है तो 12 महीने बाकी है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? यू मे फॉरगेट। और वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, जो भी सब्जेक्ट अभी लगाएंगे
तो कोई भी सब्जेक्ट तो एग्जामिनेशन के पहले दिन तक तो करते नहीं, तो हमेशा एग्जामिनेशन के 4-5 महीने पहले तक तो क्लासेस चलती है। कोई एग्जामिनेशन के पहले महीने में क्लास नहीं करता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी क्लास होने के बाद भी आपको रिवीजन करते आए। फिर पहले मैं सिर्फ वॉल्यूम 1 दिया करता था, फिर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं फिर भी बच्चों का स्कोर नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा, फिर बच्चों से पूछा भाई क्या होता है, बोले सर रिवाइज ही नहीं होता। तो कितने बार रिवाइज हुआ? 2 बार हुआ। कितने बार हुआ? 3 बार हुआ। जबकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं 10 से 15 बार रिवाइज होना चाहिए मेरी क्लास होने के बाद। अब सही तो बात है, अगर 200 पेज की किताब में बोलूंगा तो हाउ विल बी एबल टू रिवाइज मोर देन, अरे भाई बाकी सब्जेक्ट भी तो है और 7 सब्जेक्ट्स और है। तो इसीलिए मैंने कहा टू रिड्यूस योर बर्डन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक समरी नोट्स एंड चार्ट्स इन द क्लास इटसेल्फ, सो दैट आफ्टर माय क्लास गेट्स ओवर, इफ यू वांट टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट व्हाट एन नंबर ऑफ टाइम्स, whenever you want revise you are able to revise in just 4 hours, that's all over। तो मैं चाहता हूं इस पास और फेल के बीच का जो गैप है दैट इज रिवीजन, उसको मैं क्लास में पूरा करूं। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं क्लास में पढ़ता हूं समझता है, पर एग्जामिनेशन के हॉल में बैठता हूं तब मुझे रिकॉल क्यों नहीं होता है? वजह एक ही क्लास होने के बाद में मैंने रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज नहीं किया इसकी वजह से मुझे क्लास की बातें एग्जामिनेशन में याद नहीं है। वो किस कान का पढ़ाना होगा जो क्लास में बहुत खुश कर दे और एग्जामिनेशन में याद। आप लोगों ने क्या मेरी क्लास यहां पे क्लास में खुश होने के लिए लगाई है क्या? एग्जामिनेशन के 3 घंटों में पास होने के लिए? 3 घंटों में आपको आनंद तब आएगा जब याद आएगा। और याद कब आएगा? जब आपने इन छोटी चार्ट्स को बार बार पढ़ा हो। जब जो चीजें बार बार पढ़ते हैं वही हमें याद आती है। ये 200 पन्ने याद नहीं आएंगे पर चार्ट्स याद आ जाएंगे। 200 पन्ने का हर वर्ड याद नहीं आएगा पर समरी नोट याद आएगा। बट आप कोई भी गाना देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नया गाना, एक बारी गाना आया, एकदम नया है, अभी आपको याद नहीं हुआ। अभी जब ये बहुत दिनों तक बजेगा ना रेडियो पे तो आपके अंदर से एक बार ही निकलेगा ऐसे, मतलब अचानक से स्मार्ट हो गए क्या? ऐसा नहीं है। आपके दिमाग का और ब्रेन का डेवलपमेंट ही ऐसा है कि आपको कोई भी चीज बार बार करने तक वो याद नहीं आती। इसलिए हम चाहते हैं आपकी रिवीजन 10, 12 बार, 15 बार होगी और वो आसानी से होगी चार्ट्स के द्वारा। फिर एक तीसरी बुक है, जब वो चार्ट से रिवीजन बहुत बार हो जाएगा तो आप कैपेबल हो जाओगे आईसीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए एक क्वेश्चन बैंक आपको दिया है जिसमें प्रैक्टिस मैनुअल को पूरी तरह से कॉपी किया है, 1 पास्ट एग्जामिनेशन डाले 2, तीसरी बात आरटीबी दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर होने के बात करेंगे ताकि आपको इस बात का एहसास हो जो आईसीआई पूछता है। बोलो यारो, मैं वो सॉल्व, देखो आपको कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बाय। और कोई भी सब्जेक्ट में कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है वो तभी समझता है कि आईसीआई के पेपर आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो वो परीक्षा भी हम लोग क्लास में लेंगे, आपको वो सॉल्व करवा के लेंगे सारे के सारे पेपर्स और पूरे प्रैक्टिस मैनुअल। यहां पे मेरे क्लास का टैगलाइन क्या है? यू वांट हाउ टू स्टडी एट होम। इसका मतलब क्या? प्रैक्टिस मैनुअल भी इधर ही, चार्ट्स भी इधर ही, समरी भी इधर ही। घर पे इसका पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। वापस रिपीट करोगे? मैं चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है आप घर पे नहीं पढ़ोगे। डू यू गेट टाइम? और वो भी इसका के लिए। कितने लोगों लगता है कि मैं घर पे जाके भारत माता की जय पढ़ लूंगा? मुझे यकीन कम है, क्योंकि यू हैव गॉट सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स जिसके लिए आपके दिमाग में इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो वो इंपॉर्टेंस कायम रखिए, वो जो पढ़ना है वो घर पे जाके पढ़िए। इधर सिर्फ क्लास में आपको कसम है एक दिन भी एब्सेंट मत रहना। और वर्चुअल में जितने लोग दिख रहे वो भी एब्सेंट रहोगे, नुकसान आपका होगा। बोलो भाई। लगभग 10-12 हजार फीस है इस क्लास की, 35 क्लास है, एक दिन का शो 300 रुपए का है। तो एक दिन नहीं आया तो समझ लेना 300 रुपए के आपने, वो तो सिर्फ मॉनिटरी लॉस है। और जो इंटेंजिबल, मतलब आपने ऐसा समझना एक मूवी का शो नहीं देखा आज। ऐसा कभी होता है कि मूवी टिकट्स लिए और आपने, आपको लगता है फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करने का? फिर व्हाई डोंट यू थिंक फॉर द क्लासेस ऑल्सो? एक दिन नहीं आना आपके लिए 300-350 रुपए का शो है। तो डोंट रिमेन एब्सेंट इन द क्लास। आपको आना है, नहीं आओगे तो मेरा कुछ नहीं, मैं सीए बन चुका हूं। इसका ऐसा सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप में जो आपको पास करवा सकता है। सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में बच्चे क्यों फेल हो रहे? नहीं टेल मी, आज बोल रहे हैं आपको भी जितना समझ है बताओ। व्हाई पीपल डू गेट फेल? नॉट बिकॉज ऑफ इसका, पीपल गेट फेल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्कोर 200। एग्रीगेट नहीं बनता इसमें। बाह्य सब्जेक्ट आ गया ना, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग। फर्स्ट ग्रुप में कैसा मजा है? अकाउंट जैसे हम किस्मत में इंसान का चलता है उसमें 60-70 आ जाता है। यहां पे तो डीटी अपने आप में दर्द है। चालू कब होता? जब क्लास खत्म आने जाती थी समझते नहीं शुरुआत कहां से हुई थी।
और दुनिया के अमेंडमेंट्स, आईडीटी कितना है, और कॉस्टिंग भी है तो क्यूटी भी है। कॉस्टिंग क्यूटी के दोनों को मिला के कितना सिलेबस है। अगर सेकंड ग्रुप में पास होना है तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट में आपको 60 लाना पड़ेंगे, और वो 2 सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूं, एक आईडीटी और दूसरा इसका। वजह डीटी में स्कोर होता ही नहीं, आप कितना भी कर लो, 30 मार्क खान भी आएगा नहीं करता, क्योंकि जब पेपर आता समझते नहीं कहां से पूछे। और कॉस्टिंग क्यूटी का दर्द क्या है, कॉस्टिंग क्यूटी क्लास में सब समझता है, एग्जामिनेशन में पेपर मैगजीन जैसा मिलता है इतना बड़ा, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, फिर आत्मसात करके समझना है, फिर सॉल्व करने तक आपका जब 3 घंटा खत्म होता है तो आपको लगता है 70 ही मार्क का सॉल्व है। हाउ कैन यू स्कोर हाई? आप, मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरे सब्जेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा, आपको नहीं करना मत करो, पर डू नॉट थिंक अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो इसको 40 नंबर के लिए सोच रहे हो तो फिर आप ग्रुप 2 में फेल ही होना। अगर आपको 60 आ गए इसका में और आप बाकी तीनों में से किसी में 60 आ गए तो समझ जाना सेकंड ग्रुप पास होने के चांसेस बढ़ गए। डू नॉट थिंक सब्जेक्ट एज ए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। और किसी ने इन्फोटेक में स्कोर किया था 60-70, किसने स्कोर किया था? कितना स्कोर किया था आपने? 69 इधर, इधर 62, इधर 61। कहां पे क्या था आईटी आपने? मेरे पास ही। थैंक यू वेरी मच। कितना? 63। आप बताओ सेकेंड ग्रुप का स्कोर में हाइक मिला था कि नहीं इसकी वजह से? और कुछ लोग हैं जो आईटी की वजह से पास हुए थे, मतलब आईटी की वजह से पास हो गए। कितना स्कोर आया था आपका? इधर मतलब 150 डॉट और 56 आईटी में। खुश नसीब होते हैं ऐसे लोग। वही समा बनता है भारत भर में 300-400 एग्जामिशन तो हर अटेम्प्ट में ऐसे आते हैं। पूरा भारत लेक्चर देखता है, अटेम्प्ट में आएंगे स्कोर, पर आप देखना उन स्कोर में क्या होता है। वो क्या होता है, जब बच्चा रिप्लाई करता है वो ये नहीं बोलता सर 70 आए 60 आए, वो बोलता है सर ग्रुप 2 निकला मैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि स्कोर ही नहीं बनता भाई। डीटी में, कॉस्टिंग क्यूटी में ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो निराशा बहुत होगी, और आईडीटी में इसका में स्कोर करने के लिए टारगेट ही बनाओ। आईडीटी में निकालने वाला बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है, इसमें आप बजाएंगे नहीं, इसमें स्कोरिंग होएगा, क्योंकि अब आने वाला जीएसटी है तो ऐसे खुद चाहेंगे बच्चे निकल जाए। तो अब 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो, ग्रुप 2 निकालो, वरना जिंदगी में 198, 194 इतने दर्दनाक साबित होते ना इंसान को। कई लोग हैं जो आईपीसीसी में 148, 140, बुरा मत मानिए, कितना बेटा? 148 सही में। और बताओ दर्द होता है कि नहीं? वो दर्द नहीं बेटा, उसको बयान नहीं कर सकते इंसान। और फाइनल में यही होता है, अरे दर सो मेनी पीपल हैव सीन, अरे 192, अरे 199 पे भी फेल करना क्या? मतलब कितना कमीनापन है। 201 मार्क्स और 39 कॉस्टिंग क्यूटी, ऐसा कोई करता है? तो ये जो रिजल्ट को देखने में हमारे पास में शॉर्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। आप कंपैरिजन कर लिए कौन से सब्जेक्ट में मेहनत कम है। मुझे लगता है अगर मैं स्टूडेंट हूं, साला इतने से किताब में अगर साला ये तो क्यूटी, कॉस्टिंग और डीटी के इतने मॉड्यूल होंगे, परवड़ता है? और मैं बैठा हूं ना वहां पे, तभी क्लास में जाके घर पे रिवीजन करना जरूरी है। मैं यहां पे क्लास में पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, समरी नोट बना के दूंगा, तो आपका फायदा सबसे ज्यादा इधर ही है। आपका फायदा सोचो मेरी क्लास का जान दो, मैं तो इसका टीचर में तारीफ ही करूंगा, बट यू ऑल्सो थिंक ऑन अबाउट दैट कि 200 लाना है भाई मुझे। डोंट थिंक फ्रॉम द 50-60 पॉइंट ऑफ व्यू। आपको देखना है कि मैं चारों को मिला के 200 लाऊंगा, 2 सब्जेक्ट चाहिए, पर इसका वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत छोटा सा कंपेरिजन में है ना। बाकी जिम्मेदारी मेरी, आप क्लास में आएंगे 60 में दिलाऊंगा, पर रोज आना पड़ेगा, और रोज क्लास में नो व्हाट्सएप नथिंग ना। आप आ रहे हो ना 30-35 दिन मजे से लो, ऐसा समझना ये सब्जेक्ट क्लास में खत्म करना है, इसलिए मैंने क्लास लगाया। वरना मान लो अगर ये क्लास में नहीं हो ना तो बाकी सब्जेक्ट तो और वैसे ही पड़े। और कई लोगों ने तो अकाउंट्स बहुत पहले लगाया था, याद करो, झूठ मत बोलिए। आप जब आईपीसीसी पास हुए तुरंत आपने अकाउंट्स एसएफएम लगाया, अब वो तो कुछ लोगों को चैप्टर भी याद नहीं आ रहे। आप बताओ आर्टिकलशिप के दौरान आपने उसको रिवीजन किया कि सच्ची बताओ रिवीजन किया क्या? अब वो उसका तो ऑलरेडी पेंडिंग मैटर बहुत है। अभी ये पेंडिंग अगर हो गया ना तो बहुत लफड़ा होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर जितने सब्जेक्ट की क्लास, शायद सिर्फ डीटी एडिट आपका पेंडिंग होगा, जो भी है, पर जितने सब्जेक्ट आपके पेंडिंग अभी है तो बहुत अच्छी बात है, मेक श्योर उनकी पढ़ाई आप क्लास में कर रहे हो। वरना अगर इसका भी बर्डन अगर आ गया है और वो जो है वो तो अलग ही है, तो आपका फेल होना निश्चित है। इसलिए मेक श्योर जितनी क्लासेस अभी चल रही है, अभी कितने 2 क्लासेस चल रही है, कितने सब्जेक्ट पेंडिंग है अभी? सिर्फ इसका पेंडिंग है, 1, 2, 3 पेंडिंग है क्या? तो जितनी भी क्लास करेंगे ना आप आज के अंत में, निश्चय कर लो, निर्धार कर लो कि मैं इस जिज्ञासा के साथ में क्लास में बैठूंगा
हे प्रभु, मैं क्लास में पूरी आत्मीयता के साथ बैठूंगा, श्रद्धा भक्ति के साथ बैठूंगा, टीचर जो भी बोलेगा मैं सुनूंगा, और मैं कोशिश करूंगा ये सब्जेक्ट क्लास से मैं घर पे नहीं लेके जाऊं, क्लास में ही खत्म कर दूं। क्योंकि क्लास घर पे जाने के बाद मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, मैं एसएफएम पढ़ूंगा, जिसको मैंने कई दिनों से देखा नहीं है। बाकी आपको ही पता है आपकी कितनी वाट लगे, आपके चेहरे से मैं खास देख रहा हूं। जब मैंने अकाउंट एसएफएम पढ़ा तो आपके छक्के छुट गए। तो इसीलिए बोल रहा हूं, इज्जत दो मुझे, ये सब्जेक्ट में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। और आखिरी चीज है जो मैंने बेहतरीन बनाई है, इसके पेजेस थे 200 और ये चार्ट्स बनाए थे 30 पेज में। तो कुछ लोगों ने बोला सर ये 30 पेज में वो डेटा नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स, और इसको पढ़ो तो बहुत लगता है। फिर मैंने दोनों का इंटरमीडिएट निकाला। अब इसमें पॉइंट्स भी है और उसका उतना ही एक्सप्लेनेशन है जितना लिखना बहुत अनिवार्य है। वापस बोलोगे? मतलब ऐसा डेटा पॉइंट सब है, और इसके अंदर कैसा मॉड्यूल में कचरा भी रहता है, बहुत ऐसे बहुत फेंकती है ऐसे। तो उसमें से वो चीज जो डालना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में, वो सब लिख दिया। और ये बुक सिर्फ 70 या 80 पेज की बना के रख दिया। 70-75 पेज की किताब है। इसको पढ़ लिया ना, इनफ। पर मैं इस किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये किताब तब समझ में आएंगी जब ये पढ़ेंगे। तो आपकी सर्व तैयारी मैं यहां से करूंगा, आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है। ये बुक है 70 पेज की। आप सोचिए 70 पेज में इसका गेम ओवर। बट दिस 70 पेजेस कैन अंडरस्टैंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस 200 पेजेस। ओके, अंडरस्टूड बेबी, एवरीबॉडी? ओके फाइन। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। 1 नंबर, ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा कॉन्सेप्ट नहीं समझा। कॉन्सेप्ट 1 नंबर घुस के पढ़ेंगे। पहली बात तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रट्टा मारने का नहीं। एग्जामिनेशन में याद आना जरूरी है, पर याद तब आएगा जब वो समझा है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स। फिर रोज क्या करना चाहिए, याद आना चाहिए, इसलिए हम लोग रोज रिवाइज करेंगे। जैसे आईटी में आप लोगों ने क्लासेस की मुझसे, 5वां दिन होगा तो पहले 4 दिन का रिवीजन, 10वां दिन होगा तो पहले 9 दिन का रिवीजन, फिर 10वां दिन का रिवीजन, 15वां दिन होगा पहले 14। मतलब इस तरह से बार बार करेंगे ना, अंदर से निकलेगा बार, अरे सब आता है। और दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली नीडेड। पर डायरेक्टली आप बोलेंगे सब याद करवा दो तो फिर कोई फायदा नहीं। अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन नॉट रिमेंबर इट। तो पहले क्या करेंगे, समझेंगे। पहली बात कॉन्सेप्ट। तो पढ़ाने का स्टाइल ऐसा हो जाएगा, आपको ये देखना कि सर वो कैसा पढ़ाएंगे भाई। तो पहले पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में, एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे क्लास में, केस स्टडी देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, बहुत बार रिवाइज करेंगे। कितने बार, क्यूमुलेटिव करेंगे। क्यूमुलेटिव का समझता है, पूरा एक साथ स्टार्ट टू एंड। कितने बार करेंगे, बहुत बार करेंगे। जब तक है जान, जब तक आपको याद नहीं आएगा, तब नहीं, ऐसा जबान पे नहीं आएगा, तब तक रिवाइज करेंगे। और सिर्फ उसके बाद इतना 2 होने के बावजूद भी बच्चा फेल हो जाता है। क्यों? ये करूंगा तो आपको समझ गया, ये करूंगा तो एग्जामिनेशन में याद भी आ जाएगा। आपको मेमोरी टेक्निक्स भी दूंगा बहुत सारे, जैसे आईटी में दिया करता था। इस सिलेबस में 700 पॉइंट्स है, आईटी में तो भी कम थे। 700 to 800 पॉइंट्स है। एक सिलेबस बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। चैप्टर जो 2 चालू करूंगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 6 टाइप के हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीपीएस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआईएस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। बताओ क्या होगा उसमें। इसके 8 पॉइंट, इसके 10 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट, वो पूरा मैशअप होएगा। इसीलिए वो मैशअप नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक आंसर की मेमोरी टेक्निक होगी और आपको समझ आएगा इसका आंसर वही थे, उसका आंसर। पर मेमोरी टेक्निक एक बार बोल के फायदा नहीं है। आपको आईपीसीसी में आता, हम लोग कैसे करते थे, वो चीख चीख कर बोलना, चिल्लाना जोर जोर से, एकदम वैसा माहौल और बनाएंगे। पर ऐसा दीवाना होकर पढ़ेंगे, ये चीखेंगे बच्चों ऐसे, ताकि हमें, आपको पता होगा वो कान में गूंजना चाहिए आवाज। आपको आईपीसीसी के अभी भी कुछ क्वेश्चन याद होंगे, कुछ याद है? ऑनलाइन बैकअप, कुछ याद है? ऑफलाइन बैकअप, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको याद होगा, सीट की बीवी। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, आपको जैसे याद आएंगे, ये मेमोरी टेक्निक आपको मैं गूंजते आपकी कानों में, इतना पढ़ेंगे उसको। पर इतना होकर भी आपको लिखते नहीं आएगा, इतना होकर भी 60 नहीं आएंगे। फिर बोलेंगे क्या कमी है, बिकॉज आपको यही पता नहीं एग्जामिनेशन में लिखते कैसे हैं। मच टू राइट, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हर मॉड्यूल होने के बाद में हम एक टेस्ट रखेंगे। मॉड्यूल 1 के बाद एक टेस्ट, 18 दिनों के बाद एक टेस्ट, और दूसरी टेस्ट होगी 35 दिनों के बाद। जिससे क्या समझेगा, आपको यह समझेगा। और वर्चुअल में देखता हूं मैं, कई लोग एग्जाम देते भी नहीं, पर आप लोग लाइव में आप जरूर देना, बिकॉज आपको पास होना है। वर्चुअल में क्या करते हैं बच्चे, दे टेक इट लाइटली। अगर मैं बोलूंगा ना अभी टेस्ट है कल, तो सब लोग को लगता है हॉलीडे और कोई आएंगे ही नहीं।
इफ देयर इज नोबडी टू कंट्रोल, वो बाढ़ में जाए, जो लोग देंगे नहीं बाढ़ में जाए। मैं क्या हूं, मैं टीचर, मेरा क्या एडवाइस करने का काम है कि देना जरूरी है। अब जो वर्चुअल में भी जो ईमानदार बच्चा देगा, लिखना जरूरी भाई, मैं पढ़ा दूं, पर आपको यह तो पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में कितना कंटेंट लिखना है, कैसा लिखना है, डायग्राम, चार्ट, क्या लिखना है, टेक्निकल वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी जगह 2 लाइंस के बीच में होना चाहिए, कितना क्वांटम होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए, और एग्जामिनेशन का थ्रिल एक बार आना जरूरी है उस फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। इसीलिए हर 18 दिन के बाद आपकी टेस्ट होगी 50 मार्क की, पहले 4 चैप्टर के ऊपर 50 मार्क और दूसरे 4 चैप्टर के बाद में 50 मार्क, जो आपको भी देना है और वर्चुअल वाला आपको भी देना है? जिससे क्या समझेगा, पेपर जब चेक होगा तो आपको जब कम मार्क्स आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आपको भी। आप बोले हमको खुशी नहीं, हमको नाराज होगी, अरे अभी तो कम मार्क्स किस में आए, वो तो अच्छा हो ना, वहां पे कम आने से अच्छा आपको अभी समझ में अच्छा ऐसा लिखो तो मार्क्स नहीं मिलते। तो अगर उसमें कम मार्क्स में तो डू नॉट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज अपने पास में वी हैव गॉट अगेन 3-4 मंथ्स टू हैव ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। इसीलिए डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब मैं राइटिंग में कवर करवा के लूंगा, आपको बताऊंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये सब तीनों करोगे ना आप, बहुत ऊपर जाएंगे, राइट? बस ऐसे ही पढ़ेंगे, बुक्स भी है, सब कुछ है, बस ब्रेक के बाद में मिलेंगे। अब ब्रेक के बाद में चालू होगा कॉन्सेप्ट, ओके से? आई सी आफ्टर ब्रेक। 10 मिनट के ब्रेक के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2। ब्रेक नहीं चाहिए तो कंटिन्यू करोगे? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना? ओके, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच।